तो ही गाइस उस मनवा के साथ साथ आज से हम लोग और एक नए मनवा को भी एक्सप्लेन करेंगे। अब लोगों को तो पता ही है इंसिडेंट्स के बारे में कि चैनल हैक होने के बारे में, तो उसके बावजूद भी इस वजह से टाइम लग रहा है कि मैं वीडियो में थोड़ा आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं अभी भी उभर नहीं पाया हूँ, क्योंकि इतने बड़ा एक चैनल मेरा बर्बाद हो गया। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये मनवा भी बहुत ज्यादा अच्छे है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ये पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इस समय प्लीज मदद कर देना, हो सके तो सुपर थैंक्स मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, और मेरा केबी हिंदी एनिमे चैनल पर जाके भी थोड़ा सा वीडियो देखना, क्योंकि वहां पर भी वीडियो डाल रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट बिगिन। इस कहानी की शुरुआत एक लड़की की उसकी मॉम और डैड की फ्यूनरल को लेकर शुरू होते हैं। यानी कि हम लोग देख पाते हैं जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसकी मॉम और डैड दोनों ही गुजर चुके हैं, और उसकी नाम है यून शियोल। तो उसकी मॉम और डैड गुजर जाने के बाद अभी उसके पास सिर्फ उसका एक ही पर्सन है, जो कि है उसकी ग्रैंडफादर। अगर कोई भी किसी भी चीज होता है तो उसकी जो ग्रैंडफादर है उसकी देखभाल करते हैं। और यून शियोल हमें ये भी बताता है कि वो हमेशा से यही कोशिश करती है कि उसकी ग्रैंडफादर जो भी चाहते हैं वो उसे फुलफिल करने की मतलब कोशिश करती है। लेकिन अचानक से वो एक दिन ये रियलाइज कर पाती है, यानी कि उसे पता चल जाता है कि उसकी जो ग्रैंडफादर है वो अभी एक कैंसर के लास्ट स्टेज से गुजर चुके हैं, मतलब गुजर रहे हैं। और वो उसी दिन ये रियलाइज कर पाती है कि वो उसके पास और थोड़ा बहुत टाइम है उसकी ग्रैंडफादर की विशेस को फुलफिल करने के लिए। यानी कि उसकी ग्रैंडफादर ये चाहते हैं कि वो रहते हुए वो उसकी जो पोती है यानी कि यून शियोल उसको एक वेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि उसकी शादी करवाना चाहते हैं। ये सब कुछ बातें यून शियोल सुन लेती है। सुनते वो सोचने लगती है कि इसका मतलब ये है कि ग्रैंडफादर चाहती है कि मैं जो है शादी कर लूं। वो यही बात सोचने लगती है कि लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि क्यों है कि मैं सिर्फ शादी कर लूं। और मुझे भी ये समझ में आ रही है कि ग्रैंडफादर मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित है, इसी वजह से वो चाहती है कि मैं शादी कर लूं ताकि मैं एक अच्छे से लाइफ जी पाऊं। लेकिन यहाँ पर अंकल गिल योंग और आंटी सोंगयोंग तो मेरे साथ भी है, वो लोग कंपनी दे रहे हैं। और उसके अलावा क्या मैं अभी शादी करने के लिए कुछ ज्यादा यंग नहीं हूँ? तो तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि यून शियोल के जो बॉयफ्रेंड है यानी कि फर्स्ट बॉयफ्रेंड वो जीचे मानते हैं, वो लड़का चले आते हैं। वो आते ही बताने लगते हैं कि ये यून शियोल क्या तुम आज हमारे साथ जो है यानी कि मेरे साथ लंच पर ज्वाइन करना चाहोगे? तभी हम लोग देख पाते हैं यून शियोल उसके हाथ को पकड़ती उसको खींचता हुआ ले जाने लगते हैं। वो लड़का बता रहे थे कि हे यून शियोल क्या हुआ है? तभी यून शियोल उससे कहते हैं कि जस्ट तुम मेरे साथ आ जाओ। तो वो लड़का जाने वक्त बता रहे थे कि यून शियोल क्या तुम इस वजह से लेट मतलब गुस्से में हो क्योंकि मैं लेट करके आया हूँ? देखो नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा, प्लीज लास्ट नाइट देखो। तभी अचानक से यून शियोल बताने लगते कि देखो शिवगुन। तभी शिवगुन भी समझ में नहीं लगता कि क्या बताने वाले हैं। तभी यून शियोल बताने लगते देखो शिवगुन क्या तुम मुझे शादी करना चाहोगे? ये सुनता वो तो एकदम से मतलब शॉक में आ जाते हैं वो लड़का, यानी कि शिवगुन। वो फिर कहता है कि ऑफ कोर्स यार मैं क्यों नहीं करूंगा, जैसे कि यहाँ पर ये प्रपोजल सडनली है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे जैसे लड़की को यून शियोल मुझे ऐसे प्रपोजल दे रहा है तो फिर मैं ऐसे रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ? बट हम लोग जब 30 साल के हो जाएंगे तब हम लोग ये करेंगे। स्टिल हम लोग अभी भी ये काम करने के लिए यंग है ना? तभी यून शियोल कुछ कहने वाले होते हैं, तभी अचानक से मतलब ये लड़का शिवगुन का फोन आता है। वो कहते हैं कि हाँ एक मिनट रुको। तो शिवगुन को दूसरी साइड से फोन पे कोई बताने लगते हैं कि हे शिवगुन तुम अभी कहाँ पर हो? जल्दी से जल्दी इस जगह पर आ जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़के आए हैं, चलो आ जाओ। तो ये सुन तो वो शिवगुन बताने लगती वो रियली क्या सचमुच ऑलरेडी अब पहले दिन इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़के आ गए, मैं चाह रहा हूँ वहाँ पर। और फिर वो यून शियोल को बताने कि देखो यून शियोल इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर हम लोग इस बात को कल कंटिन्यू करेंगे? आज तो मैं सिर्फ पहले जाकर खेलना चाहता हूँ, तो प्लीज क्या जा सकता हूँ मैं? तभी यून शियोल बताने लगते कि नेवर माइंड जा सकते हो, मैं जस्ट मजा कर रहा था। तभी ये सुनता वो लड़का यून शियोल के गाल को खींचते हुए बताने लगता है कि अरे हाँ मुझे भी पता है कि तुम यहाँ पर जो है मजा कर रहे थे, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, ओके गुड बाय, तुम मेरे साथ कल मिलूंगा, सी यू। ये कहते हैं वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यून शियोल वो भी उसकी बातों को सुनते हुए वो आगे जाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि स्टूपिड मैं अभी क्या करूँ? मतलब ये एक ऐसा लड़का है यानी कि शिवगुन जो कभी भी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता है, मैं उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? लेकिन क्या वो मुझे थोड़ा बहुत क्या सीरियस नहीं ले सकती है? वो ये सब कुछ बातें सोचती हुई वो आगे की तरफ भी जाने लगते हैं, यानी कि पार्किंग के सामने से। वो सोचते हैं कि क्या मेरे चेहरा जो है वो अभी भी इतनी ही ज्यादा बुरी लगती है, यानी कि सीरियस नहीं लगती है। तभी अचानक से वो ये सब कुछ सोच कर जा रही होती है, एक लड़के के साथ उसकी मतलब टक्कर लग जाते हैं और वो लड़का को बताने लगती है कि आई एम सॉरी मैंने ये देखा नहीं है। तभी वो लड़का बताने लगती है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी ऐसे रास्ते से चलोगे तो फिर थोड़ा सा रोड के ऊपर अटेंशन देकर चलना, ठीक है? और दिन में सपने मत देखना। तभी ये सुनते हुए यून शियोल भी उसे जवाब देते हैं कि अगर आप ये देख पा रहे थे कि मैं दिन में सपना देख रही हूँ तो फिर क्या आप मुझे अवॉइड नहीं कर सकते थे? इसके अलावा कि आप मेरे साथ धक्का खाए, तुम किसी पर्पज से तो ये चीज को नहीं कर रहे हो ना? और ऐसे सॉरी कहने में क्या चाहते हैं? ये बातें करते हुए जैसे वो रोड की तरफ जाने लगता है, अचानक से उसके पीछे बहुत ही ज्यादा तेजी से कार आने लगते हैं। हम लोग देख पाते हैं ये लड़का यून शियोल के हाथ को पकड़ते उसकी तरफ खींच लेते हैं, और जैसे वो उसकी तरफ उसे खींच लेते हैं भाई वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं इसी इंसिडेंट्स के दौरान। और फिर जैसे तैसे वो लोग ऊपर जाते दोनों शर्माने लगता है। उसके बाद ये लड़का बताने लगता है कि मुझे गलत मत समझा, मेरा ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं था, जस्ट ये कार बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा था इसी वजह से मैंने तुम्हें खींचा। तब ये सुनते हुए यून शियोल भी बताते आई एम सो सॉरी, और यून शियोल उसे ये भी बता रहे थे जस्ट
हम लोग आज ऐसा नाटक करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ था और ऐसा मानेंगे कि ये दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी दिन थी। अभी ये कहते वो जब जाने लगता है तभी ये लड़का बताने लगता है अगर ऐसा बात है तो फिर क्या तुम मुझे थैंक यू भी नहीं कहोगे? तुम मुझे ये मत बताना कि तुमने जो ये किस अभी अभी मुझे दिया है ये कॉम्पोजिशन के तौर पर दिया है। तभी ये सुनते यूनसुल तो एकदम गुस्से में आ जाती है और रुक कर बताने लगती है कि क्या कॉम्पोजिट ये कौन सा किस, हमारा जो लिप्स है वो मतलब बेयर लिप्स से छुआ है, क्या तुमने इससे पहले कभी भी किस नहीं किया है? तभी ये सुनता वो लड़का बताने लगता है कि तुम्हें ऐसा कौन सा चीज लग रहा है कि मैंने इससे पहले कभी भी किस नहीं किया है, ये एक्चुअली तुम ऐसा हो जिसने कभी भी ऐसा काम किया यानी कि किस नहीं किया है। तभी ये सुनता हुआ तो यूनशुल गुस्से में आ जाती है, वो सोच लेती है कि ये बहुत अनोइंग हो रहा है और यूनशुल बता देती है कि तुम्हें ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ है अभी क्या अभी और इससे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में तो मुझे याद भी नहीं है। तो ये सुनते वो लड़का बताने लगते अच्छा ऐसा बात है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर थैंक यू नहीं कहोगे क्योंकि मैंने तुम्हारे जो लाइफ को बचाया है सिर्फ किया है तुम्हें, तुम इस वजह से मुझे थैंक यू नहीं बताओगे। लेकिन यूजुअली लोग अपना पहला किस को जो है नहीं भूल सकते हैं और ये सुनते हुए और भी ज्यादा भड़क जाती है, बताने लगती है कि मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा तो तुम इसी वजह से ऐसे कर रहे हो। और फिर वो कहती है कि ओके थैंक यू, मतलब यू आर राइट, तुम सही हो, तुम 108 नंबर मेरी पहली किस हो जिसके बारे में मुझे कोई भी याद नहीं है बात है और हाँ थैंक यू, तुम अभी क्या सेटिस्फाई हो, तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग प्रिटेंडिंग गाय हो तो फिर तुम दोबारा से अगर कभी भी मेरे साथ मिलते हो तो फिर मुझसे बात भी मत करना। और ये सुन तो एकदम गुस्से में आगे चल जाने लगते हैं और ये लड़का सोच लेते कि 108 सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करियर से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं यूनशुल को जो क्लास के रूम में है उसकी वो पहली वाली बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब वो जिसे अपनी बॉयफ्रेंड मानते हैं। तो तभी वहाँ पर वो लड़का एक प्रपोजल देता है कि यानी कि उन लोगों के एक सुजिन नाम की एक लड़का है यानी कि दोस्त है जो कि एक पार्टी की जगह को ऑर्गेनाइज किया है एक उसी सेम जगह पर, वहाँ पर वो उन लोगों को ट्रीट भी देगा। तो वो लोग इसी बात से खुश है कि उसे इतनी ज्यादा एक अच्छे दोस्त मिला है। लेकिन ये दोनों यानी कि जो यूनशुन है वो भी कहता है कि मैं प्रोबेबली नहीं जा सकती हूँ और उसकी जो दोस्त है वो सोचती है कि मतलब कहती है कि शायद मुझे अभी भी मैंने ये चीज कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन ये जो शिवगुन है उसकी जो और एक उसके बगल में लड़की रहती है वो बताने लेती है कि हे शिवगुन तुम एक ऐसे लड़के है जो कि हालांकि मूड को लाइटन बना देते हो, अगर तुम उसी जगह पर नहीं जाते हो तो वो पार्टी बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगी। और तभी अचानक से वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं, वो बताते कहते कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। तभी सभी लोग कह रहे थे कि हे जल्दी करो प्रोफेसर आ गए हैं। तो यूनशुल के बगल में जो उसकी दोस्त रहती है फ्रेंड को बताने थी कि हे क्या ये कोई नया स्टूडेंट है। और इधर प्रोफेसर जो है इसे जो आदमी को लेकर आए थे उसके बारे में बताने लेते हैं कि आज से यहाँ पर तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर तक ये गेस्ट लेक्चर करेगा यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके कोर्स के बारे में पढ़ाएगा, ये लेक्चर देगा। तभी वो बताने थे कि प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को मिस्टर कांग। तभी मिस्टर कांग बताने लगे ऑलराइट थैंक यू। तभी बता देगी गुड मॉर्निंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज यानी कि मैं हूँ आई एम कांग जन ह्यूंग। तो तभी कांग अचानक से उसके सामने वो यूनशुल को देख पाती है और वो सोच लेती है कि एक मिनट रुको क्या मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ ना। और इधर यूनशुल भी सोच लेती है कि अरे बाप रे कल जिस लड़के यानी कि आदमी के साथ मिला था वो आज यही पर वो ही आदमी। यूनशुल यही सोच लेती कि क्या मैं यहाँ पर गलत तो चीज नहीं देख पा रही हूँ ना। तभी यहाँ पर प्रोफेसर यहाँ पर मिस्टर कांग को बताते प्लीज कैन यू स्टार्ट योर क्लास मिस्टर कांग। तभी मिस्टर कांग बताते थैंक यू सर। और यहाँ पर इस क्लास की कुछ और भी लड़की लोग इसलिए हम टीचर के मिस्टर कांग के बारे में बात करने लगती कि अगर ऐसे हैंडसम कोई प्रोफेसर आएगा तो हम लोग यहाँ पर हर दिन क्लास को अटेंड करेंगे। तभी और एक लड़की बताती कि वाओ हम लोग सच में बहुत ज्यादा लकी है। और यहाँ पर यूनशुल लिल्लू की बातों को सुनते हुए सोचने लगती है कि अगर वो अनोइंग है तो फिर अगर वो हैंडसम भी होगा बिल्कुल भी यूजलेस है वो, यानी कि वो उसे उस फर्स्ट किस के बारे में याद आते है। वो सोच लेती कि अरे बाप रे मुझे ये पार्ट हमेशा क्यों याद आता है। वो गुस्से में उसकी किताब को जो है काटने लगते हैं। उसकी बगल में जो उसकी दोस्त रहती है वो कहने की यूनशुल तुम्हें क्या हुआ है। तो अचानक से वहाँ पर मिस्टर कांग बताने की है जो अपने हाथ पे बुक को होल्ड कर रखा है तुम्हारा नाम क्या है। और यूनशुल बहुत ही ज्यादा घबराई हुई रहती है, वो सोचते है कि मुझे बहुत ज्यादा नर्वस लग रही है। और फिर वो कहते हैं कि मैं चॉय यूनशुल हूँ सर। अभी यहाँ पर मिस्टर कांग बताने लगता है कि मिस चॉय मैंने अभी जस्ट ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी लड़की यानी कि कोई भी अगर अपनी किताब को अपनी दांत से काट रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि उस पुस्तक के अंदर जो कोई भी चीज है उसके अंदर चले जाते हैं। सॉरी कि मैं इस चीज को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाया, आई एम सॉरी। खैर तो उसके बाद मिस्टर कांग ही कहते हैं कि नाउ प्लीज क्या आप यहाँ पर 108 नंबर पेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई एम सॉरी आई मीन पेज 10.8 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। गो अहेड मिस जॉय, आप इस 10.8 पेज के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ अगर मतलब सीन शिफ्ट क्लास खत्म हो जाता है तभी एक लड़की को देख पाते हैं जो कि ये लड़की शिवक्योग के साथ पहले भी था। ये लड़की यहाँ पर जाके मिस्टर कांग को ये बताना थी कि आई वाज सरप्राइज्ड कि मिस्टर जूनियोंग जो है पर क्लास में एंटर हो चुके हैं और तुमने मुझे यहाँ पर बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर इस क्लास में टीचिंग करने के लिए आए हो। क्या तुम इसके बाद मेरे साथ कॉफी पीने के लिए जा सकते हो, यहाँ पर नाइस कैफे है कि बहुत ज्यादा पास में। ये सुनता हूँ मिस्टर कांग मतलब कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस चीज के बाद मेरा और कोई भी काम है। ऑल्सो ये कोई अप्रोप्रिएट चीज अच्छा चीज नहीं होगा अगर मैं एक प्रोफेसर होकर एक स्टूडेंट के साथ कॉफी पीने के लिए चाहती हूँ। तभी ये सुनते वो हंसकर बदल अच्छा राइट। अभी पीछे से कुछ लड़की लोग इस इंसिडेंट्स को देखते हैं, देखने के साथ साथ वो लोग इस लड़की के बारे में बात
बात करती है। इस लड़की के नाम है सुजिन। उसके बारे में बात करती है कि क्या सुजिन मिस्टर कांग को जानते हैं। तभी सुजिन बताने लगती है कि हाँ आपको हमारा फैमिली एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। आई ऑल्सो पता चला है कि मुझे जो काक चून ह्यूंग है यानी कि मिस्टर कांग वो एक लेक्चर गया बन। आई एम सॉरी कि मैं यूजुअली उसे जो है मतलब अच्छे से काक चून ह्यूंग बताती हूँ। तो ये सुनते वो लड़की लोग बताने की वाओ मतलब तुम दोनों सचमुच इतनी ज्यादा करीब हो। आई एम सीरियस मैन। तो ये सुनते हुए सुजिन कहने की हे देखो मैं नहीं चाहती कि ये चीज कोई बड़ा बात बने, तो प्लीज इस चीज को अपने तक ही सीमित रखना। और यहाँ पर जो यूनशुल के जो दोस्त है वो इस बात को सुनते हुए कहते हैं कि ये तो वही पर खुद ही वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग इस चीज को सीक्रेट रखना। हाँ। और फिर वो यूनशुल के बताने लगती है कि यूनशुल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए जा सकते हो। तभी ये सुनते हुए यूनशुल बताने कि सॉरी जीगुन मुझे जो है घर जाने की जरूरत है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते हुए उसकी दोस्त बता लेती क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी यूनशुल बताने कि इट्स ओके मैम मुझे 10 रेस्ट मिलने की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस हो रही है। ये कहती है वो वहां से दौड़ने लगते हैं मिस्टर कांग की तरफ और बताने कि मिस्टर कांग क्या हम लोग एक मोमेंट के लिए बात कर सकते हैं। आई एम सॉरी कि हम लोगों को फास्ट ब्रीडिंग ऐसी हुई है, तो फिर क्या हम लोग प्लीज अपनी इन इशू को प्लीज क्लासरूम तक ना लाए तो अच्छा नहीं होगा। तो मिस्टर कांग कहते कि क्या मैं तुम तो मुझे याद ही नहीं कर पाए थे, और उसके अलावा मैं पर्सनल इशू को कभी भी मेरी क्लास में जो है मैं नहीं लाता हूँ। मैं बस एक ऐसे प्रोफेसर की तरह एक्ट करता हूँ जो कि अपने स्टूडेंट को एडवाइस देता हूँ। क्या तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे हो। तब ये सुनता वो तो यूनशुल थोड़ा सा तो गुस्से में आ ही जाती है। खैर से सीधा सीन शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर यूनशुल के जो उसकी ग्रैंडफादर की फोन आ जाते हैं। उसकी ग्रैंडफादर ये पूछ लेती है यूनशुल अभी तुम कैसे हो। यूनशुल बताने लगती है ग्रैंडफादर मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। ग्रैंडफादर बताने लगता है कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, डोंट वरी, और तुम्हें जो है मतलब मैं सैटरडे जो है शेड्यूल पे आ रही हूँ। तुम्हारा ग्रैंडफादर ये सुनते हुए यूनशुल कुछ हो जाती है, कि क्या सचमुच। तो उसकी ग्रैंडफादर ये बताने लगती है कि मैं जो है अभी अपनी दोस्त की बेटे के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर मेरे साथ आ जाओ क्योंकि मैं उन लोगों को अपने भतीजे की तरह मानता हूँ। तभी ये सुनते हुए यूनशुल बताया कि ऑफ कोर्स लकीली मेरा कोई भी प्लान नहीं है तो मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। ये सुनते हुए उसकी ग्रैंडफादर बताने लगता है ग्रेट, तो फिर वहाँ पर हम लोग मिलेंगे है ना। तो ये कहते हुए फोन करते थे। खैर उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं हम लोग। यूनशुल के जो ग्रैंडफादर है वो उसी के दोस्त की बेटे के घर में चले आते हैं। तो जैसे वहाँ पर वो जाते हैं उसकी दोस्त के 2 बेटे और मतलब एक बेटा और उसकी जो वाइफ है बाहर निकल आ जाते हैं। तो उसके देखता वो यूनशुल के जो ग्रैंडफादर है वो बताते हैं कि कंपनी के जो ऑनर है वो यहाँ पर खुद बाहर आए हैं मुझे यहाँ पर गेट में मतलब इन्वाइट करने के लिए। तो क्या ये कुछ ज्यादा बिहेवियर इम्प्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। तब ये सुनता हुआ वहाँ पर जो उसके दोस्त के बच्चे है वो बताते कि वेलकम, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए बल्कि यहाँ पर मैं उस लकी लेडी को देखने के लिए आई हूँ। तभी ये सुनते हुए उसके ग्रैंडफादर यूनशुल को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और फिर बताने लगते हैं कि ये मेरे जो है दोस्त की बेटा है और ये लोग ऑल्सो तुम्हारे पापा यानी कि लेट पेरेंट्स का भी दोस्त है फ्रेंड। ये है कांग तियाजिन और हीशु, और मिस्टर कांग तियाजिन वो ऑनर है क्रॉप टीजे क्रॉप के, और तुम तो क्रॉप के बारे टीजे क्रॉप के बारे में जानती हो है ना। ये सुनते हुए यूनशुल बताते कि ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, नाइस टू मीट यू चॉन यूंग सर, आई एम चॉन यूंग सर। ये सुनता हूँ मिस्टर कांग भी बताता है कि यस नाइस टू मीट यू, तुम्हें ऐसे देखकर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और तुम सचमुच बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से जब बड़े हुए यानी कि खूबसूरत हुए हो, प्लीज प्लीज अंदर आ जाओ। उसके बाद मिस्टर कांग उसकी ग्रैंडफादर से ये पूछ लेती कि वैसे आप कैसे हैं, आई एम सॉरी कि आपको इतनी दूर आना पड़ा, मैं वहाँ पर जाना चाहता था लेकिन आप ही चले आए। तो यहाँ पर यूनशुल के ग्रैंडफादर ये कहने लगते कि मैं वो मतलब बूढ़ा आदमी होने के नाते भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। इट्स ओके, मैं यहाँ पर जस्ट अपने दोस्त की जो बच्चे हैं उन लोगों को और उसकी फैमिली को देखने के लिए यहाँ पर आया। अभी मिस्टर कांग जो है यूनशुल के यही बता लेते कि यूनशुल देखो तुम्हारा जो ग्रैंडफादर है उसने हमारे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, अगर वो नहीं होते तो फिर आज हमारा टीचर क्रॉप ग्रुप यहाँ पर नहीं होते। तो ये सुनता हुआ उसके ग्रैंडफादर बताने लगते कि अरे ऐसा मत बोलो, मैं तो जस्ट अपने रिलेटिव को मदद कर रहा था, अगर मैं भी सेम ही सिचुएशन पर रहता तो फिर शायद कोई ऐसा आकर मुझे भी मदद कर दे। खैर उसके बाद वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के साथ साथ जो मिस्टर कांग है वो यूनशुल को बताने लगते कि यूनशुल मैं इससे माफी मांगता हूँ कि तुम्हारे माता पिता गुजर जाने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए नहीं जा पाई हूँ, और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पला बड़ा है। अभी ये सुनते हुए जो मिस्टर कांग है उसकी वाइफ बताने लगती है तियाजिन तुम एक इतनी ज्यादा खुश मूवमेंट को बर्बाद कर दिया, देखो यहाँ पर सियोल की मुंह देखो कितनी ज्यादा बुरे हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे। आई एम सॉरी सियोल। तभी सियोल बताया अरे इट्स ओके कोई बात नहीं है। तो ये सुनता हूँ मिस्टर कांग बताया अगर ऐसा ही बात है तो फिर हम लोगों को तो दोबारा मिलना ही होगा, अगर तुम्हें कुछ भी चीजों की जरूरत पड़े तो फिर तुम डायरेक्टली अंकल के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरे बच्चे भी बन सकते हो, यानी कि तुम्हें 2 यंगलेस्ट मतलब 2 सिबलिंग मिलेंगे, एक छोटे एक बड़ा है। ये सुनता हुआ मिस्टर कांग बताते कि हे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्या आपने देखा नहीं पहले, वो बताने लगती कि वो हमेशा से जो वो एक बेटी चाहती है क्योंकि उसका जो दोनों ही बेटा है। तभी अचानक से मिस्टर कांग के जो है और एक बेटा चले आते हैं, वो बताते हैं कि ये मेरा जो सेकंड चाइल्ड है जुनसियो, चलो अभी हेलो बताओ इन लोगों को। तभी जुनसियो आ जाता है आके इन लोगों को हेलो बताता है। तभी यूनशियोन का जो ग्रैंडफादर है वो बताता है कि वाओ ये हमारा पहली बार है कि जब मैं इसकी देख रहा हूँ, यानी कि सेकंड चाइल्ड को तुम्हारा देख पा रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पर आके मिले थे तब मैंने आसपास यहाँ पर जुनशियोन को नहीं देखा था, सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सचमुच बूढ़ा हो रहा हूँ। तो अचानक से वहाँ पर और एक
लड़का आ जाता है। वो आते ही उसकी मॉम बताने लगती है कि ये मेरे जो है फर्स्ट चाइल्ड है, यानी कि हम लोग यहाँ पर मिस्टर कांग को ही देख पाते हैं, यानी कि प्रोफेसर मिस्टर कांग। तो यहाँ पर दोनों कांग बता रहा हो तो इसलिए कंफ्यूज हो सकता है, यानी कि मिस्टर कांग का ये बेटा है मिस्टर कांग जून यूंग। तो तभी यून चियोन और कांग दोनों एक दूसरे को देखते वो दोनों तो मतलब एक दूसरे को घूरने लगते हैं, यानी कि वो लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं यून चियोन और वो कांग वो दोनों बाहर आ जाते हैं, मतलब बैल्कनी की तरफ आते हैं बातें करने के लिए। तो मिस्टर कांग यहाँ पर यून चियोन को बताने लगता है कि मुझे नहीं लगा था, यानी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों ऐसे भी मिल पाएंगे, मुझे लगता है कि ये किस्मत में लिखा है। ये सुनते हुए यून चियोन भी बताने लगती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जैसे कि उन लोगों ने भी बताया कि ये दुनिया सच में बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो अभी इसके बारे में क्या ख्याल है कि हम लोग इस चीज से शुरू करते हैं। मुझे ये लगता है कि मुझे इस बात से तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे मतलब बचाया है, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा माफी भी मांगना चाहता हूँ। तब ये सुनता हुआ कांग बताने थे कि तुमने तो मुझे ये बताया था कि तुम उस बात को जो है याद भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर तुम अचानक से अभी उस बात को याद क्यों कर रहे हो। तभी वो ये कहते हुए बाहर आने लगती है। उनसे बताते कि देखो तुम्हें इन पूरी डिटेल्स को मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ मुझे सब कुछ याद है, मैं ही वो हूँ जिसने इस मिस्टेक को किया था सर, प्लीज सर मिस्टर, यानी कि वो अभी भी सर करके पुकारते हैं। तब ये सुनता हुआ मिस्टर कांग बताने लगती है कि आफ्टर द क्लास, यानी कि क्लास खत्म होने के बाद तुम जो है मुझे जूनियोंग कहकर पुकार सकते हो कैजुअली। अब ये सुनता हुआ इंशुन बताएगी लेकिन आप तो मेरी बहुत ज्यादा मतलब साल उम्र के बड़े हैं, सीनियर है, और आपके पास मोर एक्सपीरियंस भी है। ये सुनता हुआ जूनियोंग बताने लगती है कि क्या एक्सपीरियंस, यू मीन वो फास्ट किसके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हो? मैं तो जस्ट एक ही बार किया है, तुम्हारा जैसा मैंने नहीं किया है 108 बार। दैट्स राइट यंशुन। और ये सुनते ही तो यंशुन एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, बताते कि हे जूनियोंग तुम सच में बहुत ज्यादा अनोइंग हो, बिकॉज आवर पेरेंट्स और ग्रैंडफादर के वजह से मैं ऐसा कर रही थी, यानी कि मैं चुपचाप रही हूँ। तो तुम थोड़ा सा केयरफुल रहो ना, इनकेस अगर तुम कैजुअली मतलब ऐसे मुझे बात करते हो तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानेंगे। तभी ये सब कुछ बातें सुनता हूँ मिस्टर कांग बता दी कि दैट्स राइट, मैं तो इसी चीज के लिए कब से इंतजार कर रहा था कि तुम अपना ऐसे नाइस बिहेव कब बंद करोगे। इट्स नॉट ए गुड फिट, है ना। और ये कहते हैं वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट चले जाते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग दोबारा से कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं यून शियोल के जो दोस्त है, यानी कि ग्यूक शिव को बदला है यून शियोल, ऐसा लगता है कि मिस्टर कांग जून यूंग वो तुम्हारे ऊपर कुछ फीलिंग है। तभी ये सुनते हुए यून शियोल बताते कि फीलिंग उसका सिर्फ गुस्सा ही है और कुछ नहीं है। तभी ये सुनते उसके दोस्त बताए कि हाँ देखो एग्जाम्पल के दौरान मैं ये बता सकती हूँ कि जब तुम क्लास में लेट करके आए तो उसका रिएक्शन कुछ अलग ही था, लेकिन वहाँ पर जब वो दोनों यानी कि जो शिव ग्यूक है और वो लेट करके आए थे तो उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। तो यून ये सुनते हुए बताने थे कि ऑलराइट ग्यूक, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भी बड़ा डील है, बिग डील है। तभी उन लोगों के सामने सेजुन भी रहते हैं, सुजिन, वो बताने थे कि इट्स सेम लाइक, मतलब जहां तक मुझे पता है कि यहाँ पर मिस्टर जूनियर जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की और स्मार्ट लड़की को ही पसंद करते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, मैं जो है मिस्टर जूनियर के स्टैंडर्ड्स को जानती हूँ। तभी यूनशुल भी ये सुनते हुए बता कि नो प्रॉब्लम, वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है। तो यूनशुल ये भी बता लेती है कि हालांकि मैं अभी एक हस्बैंड की तलाश में हूँ, वैसे भी यहाँ पर जो कांग जून यूंग है वो मेरी चॉइस की नहीं है। तो सुजिन ये सुनते बता दे कि हाँ ऐसा हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है ना। ओके अभी मुझे जाने की जरूरत है, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। ये कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। तभी उसके दोस्त हैं यानी कि यूनशुल के जो फ्रेंड है वो कहते हैं कि हे यूनशुल तुम यहाँ पर एक हस्बैंड ढूंढ रहे हो, तुम तो ये बात मजाक में नहीं कह रहे हो ना, मतलब ऐसे तो नहीं करो कि हम सच में जो है शादी करना चाहते हो। तभी ये सुनते हुए यूनशुल जो है यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी बता देते हैं। और ये सुनते हुए ग्यूक्शुन एकदम मतलब शॉक में आकर कहते हैं क्या सीरियस हो? वो यूनशुल कहती है कि हाँ मैं एकदम से सीरियस हूँ। तो यूनशुल बता देती है कि हाँ क्योंकि कल से मैं बहुत ज्यादा एक डेटिंग ऐप पर ट्राई भी कर रही हूँ और वैसे भी शिवग्यूंग को मैंने भी बोला है। अब ये सुनता उसको दोस्त कहते हैं क्या तुम क्या मजाक करो शिवग्यूंग, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस महसूस कर रहा है। तो यूनशुल बताती है कि हाँ वो जस्ट रिफ्यूज तो नहीं किया है, लेकिन बल्कि वो ऐसा लग रहा है उसे, मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। तो ग्यूग्यून जो है वो बताने लगती है कि देखो तुम ऐसे किसी को शादी नहीं कर सकते हो, देखो तुम्हें ऐसे किसी को ढूंढने की जरूरत है जो कि पूरा थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो और मैच्योर हो, और शायद तुम ब्लाइंड डेट पर भी जा सकते हो। मैं अपनी आंटी के साथ कांटेक्ट करती हूँ जो कि मैच मेकिंग एजेंसी के साथ काम करते हैं, वो लोग ऐसे किसी जरिए को ऐसे लगा नहीं देते हैं। मैं उसकी अगली सैटरडे के लिए कह सकती हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट सैटरडे होटल के का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो यूनशुन है वो वहाँ पर आके पहले से इंतजार कर रहे थे। वो उसके दोस्त को बताने थे कि ग्यूक्शुन मैं ऑलरेडी होटल की लॉबी पर चले आया, मैं अभी यहाँ पर क्या करूँ। तब अचानक से वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, आते बताते मिस चॉय यूनशुन। तभी वो बताते कि हाँ, और फिर वो उस लड़के को देखते ही पता चलता है कि मैंने अभी ये रियलाइज किया है कि किसी लड़के को ढूंढना इतनी ज्यादा आसान नहीं है। उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि यूनशुन के पास ब्लाइंड डेट में और एक लड़का आते हैं। वो आते उसके हाथ को पकड़ते हुए बताने लगते सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर वो लड़का अपने आप को चेहरे दिखाता हुआ बताने लगता है कि तुम शायद मेरा इतनी अच्छे चेहरे को देखकर शायद बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हो, है ना। तो यार मतलब इसे तो कैंसिल कर ही देते हैं सब। नेक्स्ट सैटरडे होटल के में दोबारा से हम लोग देख पाते हैं कि यूनशुन और एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट में जाते हैं। ये लड़का तो यहाँ पर एक केक को देखते ही बताता है कि शुगर सिर्फ लोगों को मोटा ही बना दे है। तो इसी चीज को बात को सुनता हुआ यूनशुन बताने लगते कि हाँ लेकिन ओकेशनली तो ये चलती है ना। तभी ये लड़का बता दे कि विल यहाँ पर शुगर बहुत ज्यादा शुगर को कंटेन करता है, यानी कि केक में बहुत ज्यादा शुगर रहता है। तो इसी चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यूनशुन। खैर उसके बाद और
एक लड़का आते उसके हाथ को पहले ही चूमने लगता है। वो लड़का बताने लगता है कि देखो तुम्हें कोई एक चीज, मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि उसे कोई चीज फॉलो कर रहा है, तो इसे डरने की कोई भी बात नहीं, यानी कि वो प्रोटेक्टर है। और इसी चीज से भी यूनशुल भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचने लगती है कि एक सुइटेबल लड़के को ढूंढना क्या इतनी ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट सैटरडे होटल के 13 बजे मतलब एकदम 3 बजे तो वहाँ पर और एक लड़का आता है यूनशुल के साथ ब्लाइंड डेट में। ये लड़का आते ही बताते हैं कि तुम लेवल 3 पर हो, लेकिन शादी करने के बाद भी तुम कंटिन्यू कर सकते हो। ओह आई एम सॉरी कि मैं डायरेक्ट शादी की पॉइंट पे एकदम जंप कर दिया। तो यूनशुल कहते हैं ओह इट्स ओके, मैं भी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं हूं। तभी वो अचानक से ये बात करते हुए अपनी हाथ को लगा, मतलब थोड़ा सा कप के ऊपर टच होता है तो कप गिर जाता है। इसी वजह से वो सॉरी भी बताता है इस लड़के से, लेकिन ये लड़का बताता है कि सॉरी तुम इसे खुद ही हेल्प करो। यानी कि वही लड़का उसे एक के पेपर को देता है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो बताता है कि हाँ थैंक यू। खैर वही पर वो ब्लाइंड डेट पर आते हैं, लेकिन दूसरी साइड उसी होटल के हम लोग वहाँ पर मिस्टर के मतलब कान को भी देख पाते हैं। उसकी मॉम उसको फोन करते हैं, उसकी मॉम को वो समझाने लगते हैं कि मॉम देखो नेक्स्ट बार प्लीज अब ऐसा करने से पहले मुझसे थोड़ा सा भी परमिशन लिया करिए। अभी उसकी मॉम बताती है देखो मैं इस प्रॉमिस को नहीं की है। उसकी मॉम ये बताने लगती है कि देखो ये जो मेरी फ्रेंड है उसकी यहाँ पर चाइल्ड है, यानी कि बच्चे, और उन्होंने ये भी दिखाया कि तुम्हारा कंपनी कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तभी अचानक से वही पर वो लड़के चले आते हैं। उसकी मॉम जिस लड़के की मतलब उसकी फ्रेंड की जो बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर उसकी मॉम ये भी उससे समझा दिया था कि जस्ट उसके साथ पहली बार तुम मिलो। तुम जानते हो कि बिजनेस सिर्फ ऐसे प्रॉफिट और एफिशिएंसी से नहीं चलते हैं, क्योंकि उस लड़की की जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिशियन एंड बिजनेस में बहुत ही ज्यादा दुनिया पे उन लोगों के नाम है। तो थैंकफुली मतलब केयरफुली सोचो इसके बारे में। तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो ना, राइट? खैर उसके बाद हम लोग देख पाते ये लड़के उसके सामने चाय पीने लगते हैं। तभी मतलब मिस्टर कांग बता देती है तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या हम लोग इससे पहले भी मिले थे? क्योंकि वो लड़की कहती है कि हाँ हम लोग जो है प्रिंस इवेंट के बर्थडे पार्टी में 1 साल पहले मिले थे, और मैंने अपनी मॉम से भी ये सुना है कि आप एक कंपनी खुद चलाते हैं, यानी कि होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर, राइट? तो मिस्टर कांग मतलब वेल यस हाँ मैं अपनी फैमिली के ऊपर इतनी ज्यादा और मतलब निर्भर नहीं रह सकती हूँ इसी वजह से। तो वो लड़की में वाओ दैट्स ग्रेट, अगर मैं 1 साल पहले इस चीज के बारे में जानती तो हम लोग यहाँ पर जो एवरिन की पार्टी में अच्छे तरीके से बातचीत कर पाते, और शायद मुझे लगता है कि एवरिन ने तुम्हें बहुत ज्यादा कंपनी में मदद की है ना। लेकिन मिस्टर कांग को उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो वहाँ पर सोच समझ कर बताया कि नाइस टू मीट यू टुडे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा एक काम है तो मुझे जाना होगा, सॉरी। ये सुनते वो लड़की बताती कि मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर चले आई हूँ, सो मैं पहले जाती हूँ। वो लड़की वहाँ से एकदम गुस्से में निकल जाती है, तो वहाँ पर वो रिलैक्स करके बैठ जाती है। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर यून श्योंग के साथ उसी लड़के को देख पाते, जो लड़का बताता है कि तो फिर तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते हो। तो यून श्योंग बताते हैं कि हाँ जब से मेरी पेरेंट गुजर चुकी है उसके बाद से मैं मतलब उन्होंने मुझे पला वरा है। तो ये लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारा ग्रैंडफादर कोई पॉलिटिकल सा इकोनॉमिक या कोई प्रॉपर्टी मिलियनर है? तो ये सुनते हुए यून श्योंग बताते हैं कि मे भी शायद हो सकती है, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों के बिना ही उसने पला वरा है। ये सुनते वो लड़का कहते हैं क्या मे भी, क्या जानते हो कि मैंने ऐसे इस लेवल तक पहुंचने के लिए मतलब मेरे जैसे लेवल तक किसी को ढूंढने के लिए मैंने 30 मिलियन स्पेंड की है। ये सुनते वो बताते हैं यून श्योंग क्या 30 मिलियन? ये सुनते वो लड़का कहते हैं क्या तुम इस चीज के बारे में नहीं जानते हो? तुम इस ब्लाइंड डेट पर कैसे ज्वाइन हुए हो? तुमने मुझे झूठ बोला है। ये कहते वो उसके हाथ को एकदम से पकड़ लेते हैं, और ये सुनते मतलब यून श्योंग बोलते हैं कि हे तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? तब ये लड़का बताता है कि देखो तुम झूठ मत बोलो, देखो मुझे जो है लोअर क्लास के सारे लोगों के बारे में पता है। देखो शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर दूं कि तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लाए हो, या तो तुम मुझे रूम तक फॉलो कर सकते हो। यून श्योंग बताने देती कि हे तुम क्या मुझे कोई चीफ वुमेन सोच रहे हो? और इन सारी चीजों को इंसिडेंट्स को जो है यहाँ पर मिस्टर कांग पीछे से सुन रहा होता है। तुम जस्ट रिपोर्ट कर दो पुलिस में, मैं इससे नहीं डरती हूँ। ये लड़का यून श्योंग को बताने की देखो तुम्हें पैसा चाहिए है ना, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई होने के लिए मदद करते हो फिर तुम मुझे जल्दी से जल्दी उसे मतलब वो चीज मिल जाएगा। ये जो बता कि हे मुझे छोड़ दो। वो लड़का कहते कि हे प्रीटी गर्ल ऐसा मत करो। और तभी अचानक से मिस्टर कांग आके उस लड़के के हाथ को पकड़ते वहां से हटा देते हैं, और वो लड़का जो है मिस्टर कांग को देखते ही वहां से डर के मारे वो भाग जाते हैं। और मिस्टर कांग हम लोग देख पाते यून श्योंग के हाथ पकड़कर हुए दूर खींच कर ले आते हैं। तभी हम लोग यून श्योंग को देख पाते जो कि मिस्टर कांग को बताते कि थैंक यू, अगर आप उसी समय नहीं आते तो पता नहीं कि क्या क्या हो जाते। और मिस्टर कांग तब भी उसके हाथ को पकड़ कर रखा होता है। तभी यहाँ पर वो बताने लगती है यून श्योंग ऐसा लगता है कि अब वो चले गए तो आप मेरे हाथ को छोड़ सकते हैं यून श्योंग। तो यून श्योंग कहता है कि अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हो? तो फिर यून श्योंग मतलब मिस्टर कांग कहता है, यून श्योंग कहता है कि हाँ तो फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या मतलब नॉन ऑफ योर बिजनेस, ओके। तो अभी ये सुनता हुआ मिस्टर कांग कहते हैं कि तुमने जो ड्रेसिंग किया है इससे पहले जो लड़का था, इन सारे चीजों को देखकर कोई भी पहचान पाएगा कि तुम यहाँ पर किस चीज के लिए आए हो। हालांकि उसी चीज को छोड़कर उस लड़के ने जिस बात को बताया है यानी कि तुम झूठ बोलो। तभी ये सुनते हुए यून श्योंग कहता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। और फिर यून श्योंग वहाँ पर बैठ कर बता देती है कि एक्चुअली ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा बीमार है, मैं जस्ट उसकी जो फाइनल रिक्वेस्ट है उसे फुलफिल करना चाहती हूँ। और कोइंसिडेंटली से माय फ्रेंड आंटी जो है एक मैकेनिकल एजेंसी को चलाते हैं। तभी मिस्टर कांग कहता है कि मुझे जो मतलब मैं जब जितना सोचता हूँ कि यहाँ पर एक लड़की के लिए प्यार और जो शादी है ये एक ड्रीम की तरह है, ऐसे ब्लाइंड डेट में तुम कैसे क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अभी ये सुनकर वो यून श्योंग बताने लगते हैं कि हाँ मुझे भी पता है कि ये इतनी ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ मिलने के लिए मुझे पता चल गया यानी कि रियलाइज हो गया कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है और मुझे प्यार की कोई भी जरूरत नहीं है और अभी मेरे पास सबसे ज्यादा ग्रैंडफादर इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट मुझे सिर्फ वाइफ की स्टेटस चाहिए। और कुछ समय पहले मुझे ये लगा था कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छे है, तो जब तक वो लड़का अच्छे है, अगर मैं ग्रैंडफा को इस चीज के बारे में बताऊंगी तो ग्रैंडफा डेफिनेटली इस चीज को रिफ्यूज नहीं करेंगे। तो उसकी बात को सुनता हुआ मिस्टर कांग भी वहाँ पर बैठ जाते हैं और जैसे मिस्टर कांग बैठ जाते हैं यूनशुन सोचने लगते हैं कि मैंने जो है जूनियोंग के साथ बातें करना एकदम फिनिश कर दिया है और क्या वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा वर्ड अजीब सा सोच रहे हैं। तभी मिस्टर कांग बताता है कि चो यूनशुन जस्ट तुम मुझे शादी कर लो। और ये सुनते यूनशुन सोच लेती है क्या अभी भी मैंने ये क्या सुना। तभी वो बताती है तुम जस्ट मतलब यूनशुन तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी मिस्टर कांग कहते हैं कि क्या तुमने अभी अभी मुझे ये नहीं बताया अगर कोई भी तुम्हें शादी करने के लिए कहेगा तो फिर तुम इसे रिफ्यूज नहीं करोगे। तो वो यूनशुन बताते हैं कि हाँ मैंने ऐसा बताया लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे। ये सुनता हूँ मिस्टर कांग बताते हैं कि बिकॉज हम दोनों ऐसी जगह पर मिल रहे तो और ये चीज हम दोनों के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है और हमारा फैमिली जो है एक दूसरे को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ग्रैंडफादर को अगर इस चीज के बारे में पता चलता है तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तभी ये सुनते हुए यूनशुन कहते हैं कि हाँ मैं तो सब कुछ समझ पा रही लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा इससे। तभी ये सुनता हूँ मिस्टर कांग बताइए कि तुमने ये बोला अभी बोला ना कि तुम्हें सिर्फ वाइफ की स्टेटस चाहिए, मुझे भी सिर्फ वैसा ही चाहिए। तभी ये सुनते हुए यूनशुन बताइए क्या इसका मतलब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम भी यहाँ पर। तभी मिस्टर कांग बताइए यस मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जाके अपनी टाइम को जो है बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और उसके बाद ऐसे मतलब उन लोगों की चिंता करना देखभाल करना मतलब मुझे जो है तुम्हारे जैसा कोई चाहिए जो कि सिर्फ स्टेटस को चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है। तभी यूनशुन ये सब कुछ बातें सुनते हुए बताने लगती है कि मैं सचमुच इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि हम दोनों सचमुच शादी करेंगे। लेकिन तभी ये सुनता हुआ इसका काम बताता है कि देखो अगर तुम मेरे ऑफर को डिक्लाइन कर दोगे तो फिर तुम अपने टाइम को वेस्ट कर दोगे। तभी ये सुनते हुए यूनशुन कहते हैं कि तो फिर क्या मुझे कुछ समय मिल सकता है यहाँ पर सोचने के लिए। मिस्टर कांग बताते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ठीक 3 दिन के बाद उसी पार्किंग लॉट पे जहाँ पर हम लोग पहली बार मिले थे और 5 o'clock आफ्टरनून पे हम लोग मिलेंगे। अगर तुम यहाँ पर इस चीज को डिसएग्री करते हो यानी कि ना मानते हो तो फिर तुम वहाँ पर नहीं आ सकते हो। मैं समझ जाऊंगी कि तुम यहाँ पर इस चीज को रिजेक्ट कर दी हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 दिन के बाद के सीन दिखाया जाता है, पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर जो मिस्टर कांग इंतजार करने लगते हैं वहाँ पर 10 मिनट और रहता है टाइम का। तभी वो देख पाते हैं कि टाइम एकदम चेंज हो गया है, मतलब 10 मिनट लेट हो गए। तो कांग सोचने लगते कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो नहीं आएंगे, वो जैसे वो अपनी कार के अंदर जाने वाले होते हैं बैठने वाले होते तभी अचानक से यूनशुन वहाँ पर चले आती है। वो बताते कि जूनियंग 1 मिनट रुको। वहाँ पर दौड़ती हुई आते बताते कि सॉरी क्योंकि मेरी क्लास बहुत ज्यादा लेट करके खत्म हुई है। तभी यहाँ पर कांग बता लेते कि तुम 10 मिनट एकदम लेट हो। तो मिस बताने मतलब यूनशुन बताने देती कि अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर 10 मिनट के लिए मेरे लिए इंतजार कर रहे थे लेकिन मैंने तुम्हारा ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया है राइट। लेकिन मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है, हम लोग जो ये शादी करेंगे ये कीप सीक्रेट रहेंगे एटलीस्ट जब तक ना मैं ग्रेजुएट हो जाऊं और तुम ये कैंपस में पॉपुलर प्रोफेसर हो। अगर इस चीज के बारे में किसी को भी पता चलता है तो फिर कैंपस में हर बार में चलेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं अपना पढ़ाई को स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। ये सुनता हुआ मिस्टर कांग बताते कि वेल बहुत बढ़िया, अगर ऐसा बात है तो फिर नाइस टू मीट यू चो यूनशुन, तुम्हारे साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये कहते वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसके साथ हैंडशेक करने के लिए। जैसे ही हैंडशेक करते हैं हम लोग देख पाते हैं मिस्टर कांग उसे एकदम से हक कर लेते हैं। जैसे हक कर लेते हैं तभी यहाँ पर यूनशुन बता देती कि ऐसा अजीब सा काम तुम क्यों कर रहे हो। तभी ये सुनता मिस्टर कांग बताए अभी तो हम लोग कपल है तो फिर क्या हम लोगों को थोड़ा सा कपल की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सीधे सीन शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं मिस्टर कांग जब उसके घर पे वापस आ जाते हैं उसकी मॉम और डैड को वो बोलते हैं कि मॉम एंड डैड बताते हैं कि हाँ बोलो जूनियंग क्या हुआ है। तभी वो बताते हैं कि मैं जस्ट आप लोगों को कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जस्ट मैं जो है चो यूनशुन के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनता हुआ उसके पापा भी तो एकदम शॉक हो जाता है और उसकी जो भाई है वो भी एकदम से शॉक हो जाता है और उसके फादर बताने लगते हैं कि अगर ये बात सच है तो हमारा फादर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और तुम्हें तो ये बात कल ही कहना चाहिए था है ना। तभी मिस्टर कांग बताइए कि कांग जूनियंग बताने देती कि सॉरी डैड एक्चुअली हम दोनों जो है बहुत दिनों से लॉन्ग टाइम से डेटिंग कर रहे थे और हम लोगों को ये भी पता नहीं था कि हमारा एक दूसरे को आप लोग जानते थे, यानी कि उसके ग्रैंडफादर को एक जानते थे। तब उसके पापा पूछने लगते कि तुम दोनों कितने दिनों से रिलेशनशिप पर हो और जब उसकी मॉम भी पूछने लगती कि तुम मतलब कहती है कि तुम तो जस्ट कुछ समय पहले उसकी कैंपस में जो है पढ़ाने के लिए गए थे। देखो मैरिज ऐसा कोई चीज नहीं जैसे तुम्हें हेजिटेटली ऐसे डिसाइड करने की जरूरत है। तब ये सुनता हुआ मिस्टर कांग जूनियंग बताने लेती कि हम लोग बहुत दिनों से यानी कि बहुत दिनों से डेटिंग कर रहे थे उसके कैंपस पे जाने से पहले ही और मैं ही वो पर्सन हूँ जो कि मॉम को इस चीज के बारे में कभी नहीं बोला था। ऐसा इसी वजह से ताकि मुझे ऐसा चीज कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसी वजह से मॉम जो है उसकी फ्रेंड की जो बेटी है उसके साथ मुझे मिलने के लिए बताया था। देखो मॉम आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यूनशुन को सिर्फ उसकी फैमिली के ऊपर ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कोई शादी नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसकी मॉम को तो इस चीज के बारे में चिंता होने लगी है। उसकी मॉम सोच रही थी वो जो प्यार के बारे में बात कर रहे क्या वो सचमुच वो प्यार करते हैं। उसकी मॉम बता रही थी कि जूनियंग इसके बारे में क्या ख्याल है अगर तुम यूनशुन को दोबारा से हमारे घर में आ जाते हो तुम उसे ये बोलना कि मॉम उसके साथ बातें करना चाहते हैं। खैर वहां से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं मिस्टर कांग जो है यूनशुन को फोन करके बताता है कि मॉम तुम्हारे साथ बातें करना चाहते हैं। तो यूनशुन ये सुनते हुए बहुत ज्यादा एकदम शॉक में आ जाती है। क्या कल आफ्टरनून में तुम्हारे मॉम मेरे साथ क्या बात करना चाहते हैं? मुझे सचमुच बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा चीज होने वाला है। अगर तुम्हारे मॉम मुझे सस्पिशियस नजर से देखे तो। तब ये सुनता हुआ वो बताने लगते हैं कि मिस्टर कांग कि तुम्हें चिंता करने
की कोई भी जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर जो प्लान बनाए उसके खातिर तुम आंसर देना, ठीक है? और यूजुअल प्लेस में मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, तो ज्यादा लेट हो जाना मत। और तब ये सुनता हुआ यहाँ पर जो फोन कर देते हैं, यूजुअल सोच लेते हैं कि ये लड़का तो सचमुच मतलब कोई टर्न नहीं है उसके अंदर, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यूजुअल जो उसकी मिस्टर कांग के घर में वापस चले आते हैं। तो यहाँ पर जुनियोंग के मॉम बताने लगते हैं कि जुनियोंग तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। देखो अगर जुनियोंग तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा करे तो फिर तुम उसके ऊपर चिल्ला देना यूनशोंग, और फिर उसे खाने के लिए केक भी देते हैं। यूनशोंग उसे थैंक यू शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर यूनशोंग ये भी कहने लगती है कि इट्स ओके, क्योंकि जुनियोंग को जो सडनली अर्जेंट काम आ गया था तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अकेले खुद आ गई हूँ। उसकी मॉम तो उसे संदिग्ध नजर से देखने लगती है। खैर उसके बाद जुनियोंग की मॉम ये बताने लगती है कि जुनियोंग ने हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो, और देखो यूनशोंग तुम अभी भी एक कॉलेज पर ही हो, क्या तुम अभी भी इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो? तब ये सुनते हुए यूनशोंग बताती है कि हाँ हम लोग मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ना मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ तब तक मैं इस मैरिज को जो है सीक्रेट रखना चाहती हूँ। तो फिर इस चीज को मतलब ये जो चीज है हमारी जो मतलब मेरी जो पढ़ाई है उस चीज में कोई भी डिस्टर्ब नहीं डालेंगे। तभी उसकी मॉम दोबारा यूनशोंग के मॉम जुनियोंग के मॉम पूछने लगता है कि तुम दोनों कहाँ पर पहले बार मिले थे? तुमने जो है हम लोगों को पहले ये क्यों नहीं बात बताई कि तुम दोनों जो है डेटिंग कर रहे थे, तुम और जुनियोंग दोनों मिलकर? तभी ये सुनता हुआ वो बताने की यूनशोंग नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं, हम दोनों सिर्फ यहाँ पर सीरियस प्यार में है, यानी कि एक दूसरे को पसंद कर, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। तभी खैर उसके बाद दोबारा से जुनियोंग की मॉम कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया इसी वजह से, मैं तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें हेट करती हूँ इस वजह तुम्हें इन्वाइट किया, जस्ट मैं तुमसे कुछ फ्यू क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सचमुच जुनियोंग को प्यार करते हो? तब ये सुनते यूनशोंग बताने थी कि हाँ मैं अपने पूरी दिल से उसे प्यार करती हूँ। और तभी ये कहती हुई यूनशोंग सोच लेती क्या मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चेहरा रखने की जरूरत है। जुनियोंग की मॉम दोबारा से ये कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो फिर क्या जुनियोंग भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद मतलब प्यार करते हैं? अचानक से यहाँ पर कांग जुनियोंग आ जाकर बताते कि ऑफ कोर्स मॉम आप तो मुझे ये पूछ सकते थे ना, और ये कहते वो यूनशोंग के एकदम हक कर लेते हैं और बता देते मॉम आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइट, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तब ये सुनता हुआ यहाँ पर जो यूनशोंग है वो बताते कि मैं मॉम को कॉन्फिडेंस करने के लिए क्या बोलूँ, और फिर दोबारा से मिस्टर कांग यहाँ पर यूनशोंग को एकदम हक करते हुए बताते कि मॉम तुम्हें कुछ अजीब से वो बातें नहीं पूछे ना हनी? तभी ये सुनते वो सोचने क्या हनी, वो बताते कि नहीं ऐसा नहीं है, जस्ट तुम्हारे मॉम जो है तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे इसी वजह से। खैर उसके बाद सिनशिप हम लोग देख पाते मिस्टर कांग जो है यूनशोंग को जो है छोड़ने के लिए जाते हैं कार पे, और बताने लगते हैं जाते वक्त अगर देखो मैं ऐसा चीज नहीं करता तो मॉम कैसे विश्वास करते ना। तभी यूनशोंग भी ये जवाब देती है कि मुझे भी लगता है कि जब तुम्हारी मॉम मेरे बात को आंसर को सुना तभी वो उसको शायद बिलीव होना शुरू हो गया था। तभी यहाँ पर मिस्टर कांग भी उसे ये समझाने लगता है कि देखो जब मेरी मॉम ने मेरी फीलिंग्स के बारे में तुमसे पूछा तब तुमने जो अपना एक्सप्रेशन बनाया था इसके ऊपर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली जब मैंने तुम्हें हाँ किया था। देखो हम लोग सिर्फ बातें करके अपना जो प्यार है इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जस्ट कभी कभी फिजिकल जो टच है इसे कभी जरूरत है, मतलब तुम्हें और भी ज्यादा नेचुरल ट्राई करने की जरूरत है। कभी यूनशोंग ने सुनते हुए कहने लगती है कि देखो हम लोग जस्ट अभी अभी मिले थे तो मैं अजीब सा फीलिंग मुझे क्यों नहीं होगा, उसके अलावा तुमने तो इससे पहले मुझे ये सब कुछ बातें नहीं बताई थी है ना। और फिर उससे जो है घर तक उसे पहुंचा देते हैं। खैर उसके बाद वो जाने लगते हैं तभी हम लोग देख पाते मिस्टर कांग जो यूनशोंग के जो हाथ को पकड़ते चूमने लगते हैं और बताने लगता है कि हमें जो मुझे जो लगता है कि हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तभी यूनशोंग कहती है क्या प्रैक्टिस? तो मिस्टर कांग बताते हैं कि हाँ, तो फिर हम लोगों को एकदम रियल कपल की तरह लगेगा, हम लोगों को जब भी मौका मिलेगा हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। तभी यहाँ पर तो यूनशोंग को थोड़ा सा अच्छी भी लगने लगती है, तो वो कहती है कि एवरी चांस नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं, मैं इसे खुद ही कर लूंगी। मिस्टर कांग कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, तो फिर तुम्हें ऐसा भी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है, स्पेशली जब हम लोग बातें कर रहे थे, यानी कि वो उसकी बहुत ज्यादा करीब आने लगता है किस करने जैसे। तभी वो उसे धक्का देते हैं। यूनशोंग बता देते कि मैंने तुम्हें बताया ना कि कोई भी जरूरत नहीं है, और यूनशोंग बाहर आती हुई वो सोच रही थी कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम दोनों के ऐसे कांटेक्ट हो जाएंगे, क्या मैं अभी भी पीछे हट सकती हूँ, क्या कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गए? तभी अचानक से उसकी जो ग्रैंडफा का फोन आता है, और जैसे वो फोन पकड़ते उसकी ग्रैंडफा बताने थी हे यूनशोंग क्या ये सच है कि तुम और जुनियोंग शादी करने वाले हो? है तुम्हें कि तुम्हारा ग्रैंडफा इस न्यूज को सुनता हुआ बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, और तुम्हें जो है ग्रैंडफा को जो इस चीज के बारे में एकदम शुरुआत में बता देना चाहिए था है ना, तुम्हारा ग्रैंडफा बहुत ज्यादा खुश हो जाते। और तभी वहाँ पर जो उसकी आंटी है यानी कि दोनों जो मेट रहती है वहाँ पर जो आंटी है वो बोलती है यूनशोंग कांग्रेचुलेशन, अभी जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है वो तुम्हें शियोल पे अकेले रखने में कोई भी चिंता नहीं करेंगे। तभी ये सुनता हुआ यूनशोंग बोलते हैं थैंक यू अंकल गिल युंग एंड आंटी शोंगयुंग। उसके ग्रैंडफादर दोबारा से बताते हैं कि यूनशोंग इसके बारे में क्या ख्याल है अगर तुम इस शादी को जो है ग्यूजोन हाउस पे करो, यहाँ पर आंटी हर चीज का जो है ध्यान रखेंगी। और देखो यहाँ का व्यू भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारा मतलब जो शादी है एकदम मेमोरेबल बन जाएगी। तब ये सुनते हुए यूनशोंग बताएगा ठीक है मैं जुनियोंग के साथ इस चीज के बारे में बात करती हूँ। और इन सारे बातों को सुनते हुए यूनशोंग सोचने लगती है कि ऐसा लगता है कि अभी पीछे हटना सचमुच बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो मिस्टर कांग की तरफ वापस जाता है, बताती है ठीक है तो फिर अभी से हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के बाद ये सुनते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि वेट मिनट क्या हम दोनों को किस करने के भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है? तभी ये सुनता हूँ मिस्टर कांग कहता है कि तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? और ये कहते हैं भाई एक दूसरे को दोबारा से वो दोनों किस करने लगते हैं। और किस करने के बाद बताते हैं कि ये जो मिस्टर कांग की ये वेडिंग किस है, वो इससे समझाने लगते हैं कि देखो हम लोग शादी करने वाले हैं तो फिर हम लोगों को वेडिंग सेरेमनी पे जो किस करने होगा, तो इसी वजह से हम लोगों ने ऐसा प्रैक्टिस किया।
तो यहाँ पर तो यूंग शुंग चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उसकी गन है वो जो है मिस्टर कांग सूंघने लगता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग ये देख पाते हैं कि यून शुल बस स्टॉप पर खड़ा रहता है वापस कॉलेज पर जाने के लिए। तभी वो वहाँ पर उसकी 3-4 दोस्तों को देखते हुए ये क्वेश्चन लिखती है कि वो मतलब उसने मिस्टर कांग को ये बताने लगा था कि हम लोग इस शादी को जो है सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर मैं अपनी एक फ्रेंड को भी इस चीज के बारे में बात कर सकती हूँ जो कोई मुझे कंपनी देंगे, मतलब स्पेशली ड्यूरिंग वेडिंग यानी कि शादी के समय, जब तक वो लोग इस चीज को सीक्रेट रखेंगे। तो मिस्टर कांग इस चीज के बारे में उसे ये जवाब देता है कि देखो यहाँ पर एकमात्र तुम ही हो जो कि कैंपस के हर एक आदमी के बारे में यानी कि लोगों के बारे में जानते। तो ये इसी वजह से ऐसा चाहते हैं क्योंकि वो इतनी दूर ऐसा सब कुछ इतनी सारी चीजें होंगे, उसे वो अकेले जाने में बहुत ज्यादा डर लग रही है। वो ऐसा किसी को चाहते हैं जो कि उसके इस वेडिंग को सीक्रेट रखने के लिए मदद करे और उसे भी आगे जाने के लिए मदद करे। लेकिन वो इसी चीज से कंफ्यूज है कि कौन, क्योंकि यहाँ पर जो सुजिन है इसके साथ ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर उसके इस चीज के बारे में पता चले तो वो यहाँ पर एक ड्रामा सीरीज शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ये भी जान पा रहे हैं कि जो जूनियोंग है वो यहाँ पर जो मतलब सुजिन है जूनियोंग को कितनी ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर अगर वो शियोंग को बारे में बात करते हैं, अगर वो इस चीज के बारे में उसे सुनता है तो पूरा होल कैंपस को इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड यानी कि ग्यूंग, हालांकि उसके ज्यादा तो कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, शायद वो इस चीज को सीक्रेट रख सकते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते वो लोग जब कॉलेज पे आ जाते हैं तभी यहाँ पर उसकी जो दोस्त जो है ग्यूंग, वो यहाँ पर यून शुन से पूछ लेती कि क्या तुम आज किसी जगह पर नहीं जा रहे हो, मैं जो है कैंपस पे जा रही हूँ कॉफी पीने के लिए, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे। ये सुनते वो बता दे यून शुन की श्योर। तभी ये सुनते उसके दोस्त बोलते कि यूजुअली तुम तो लाइब्रेरी पर जाते थे लेकिन आज ऐसा क्यों। तभी यून शुन बोलते कि एक्चुअली मैं जो है तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी ये सुनते हुए उसकी जो फ्रेंड है कहती क्या तुमने मतलब फाइनली तुमने अपना क्रश को क्या कंफ्यूज कर लिया है। वो बताती कि हाँ। तभी वो चिल्लाते हुए कहते कौन है वो बताती कि चुप रहो, क्या हम लोग कोई शांत जगह पर जाके इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं क्या हम। तो वो लोग जब आगे की तरफ जाने लगते हैं उसके दोस्त पूछने थे कि कौन है यूनशुल ये। तभी यूनशुल कहती कि हाँ लेकिन तुम देखो चिल्लाना मत, ठीक है, मैं जो है मिस्टर कांग जूनियोंग के साथ शादी करने के लिए जा रही हूँ। ये सुनते वो एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती कि अब मुझे तो पता ही था, मैं इस चीज के बारे में एकदम सस्पेक्ट कर रही थी कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। तभी ये सुनते वो बताते कि देखो यहाँ पर कुछ बातें हैं, प्लीज तुम चिल्लाना मत यूं। तभी यहाँ पर यूनशुल उसे ये बताता है कि जस्ट मेरे ग्रैंडफादर के खातिर जो है मिस्टर कांग ने इस प्रपोजल को दिया है और इस शादी के बारे में यानी कि वेडिंग के बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो, तो प्लीज क्या तुम इस चीज को थोड़ा सा सीक्रेट रख सकते हो कि मेरी शादी जो है मिस्टर कांग के साथ हो रहे हैं। तभी ये सुनते वो बोलते कि ओके। फिर वो सोचने लगते हैं, सोचते हुए उसे हक करके बताते कांग्रेचुलेशन यूनशुल, यू फाइनली फाउंड अ वे टू आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। मतलब तुम अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक तो सॉल्यूशन निकल ही दिया। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या है कि जिस रीजन की वजह से मिस्टर कांग तुम्हारे इस प्रपोजल दिया है, क्या वो तुम्हारे इस प्रॉब्लम के बारे में जानता है, क्या उसका कोई अनदर इंटेंशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर यूनशुल भी उसे ये बता देता है कि वो जस्ट अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते ऐसे लड़की को ढूंढने यानी कि वाइफ ढूंढने में, तो फिर वो भी एक स्टेटस ही चाहता है। तो तुम मान सकते हो कि सिमिलर मेरी जैसे सिचुएशन भी उसका ही है। ये सुनते हुए ग्यूंग बता रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मिस्टर जूनियोंग जो है तुम्हें ब्लाइंड डेट से बचाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। मिस्टर कांग से ऐसा लग रहा है कि वो व्हाइट नाइट है तुम्हारे लिए, मतलब वो लोग ऐसे बारे में सोच रहे थे। अचानक से शियोंग उनको के पीछे चले आते हैं, आते बताते कि दिस हैंडसम प्रिंस, क्या तुम लोग तुम्हारे पीछे ही है ना। ये लोग तो एकदम से डर जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम लोग अच्छा क्या मतलब कहाँ पर जा रहे हो। वो लोग बताते कि हाँ हम लोग जो है सामने वाले कैफे पर जा रहे हैं। तब ये सुनते हुए कि कैफे और पर जाके मेरा पेट नहीं भरेगा, चलो हम लोग पूरे जनन खाने के लिए जाते हैं। एक खाने के बारे में, चाइनीज फूड के बारे में वो उन दोनों को लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर मिस्टर कांग को देख पाते जो कि कैफे हाउस में बैठकर कॉफी खाने लगते हैं और यहाँ पर वो उन लोगों के बात मतलब देखने लगते हैं चल भल को, वो लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तभी हम लोग यहाँ पर सुजिन को भी देख पाते हैं जो कि मिस्टर कांग के पास आकर बताते कि मिस्टर जूनियोंग। तभी जूनियोंग बता लेगा हे सुजिन तुम। तभी सुजिन उसे बताने लगते हैं कि मिस्टर जूनियोंग आप अगर यहाँ पर आएंगे तो मुझे बता सकते हैं ना, मैं आपको कंपनी देती यानी कि आपको मैं मेनू को पढ़ने के लिए रिकमेंडेड करता, ठीक है, बहुत सारी चीज के बारे में बात करती। तभी ये सुनता कांग बताते कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तभी उन दोनों के बातों के बीच में हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो शियोंग और उसके दोनों दोस्त चले आते हैं। वहाँ पर आते ही ग्यूंग बताने थी कि हाँ हम लोग वहाँ पर खाने तो जाएंगे लेकिन उसके पहले मुझे जो है कॉफी की जरूरत है। तो शियोंग बताने लगते हैं कि हम लोग तो बाद में भी तो कॉफी ले सकते थे ना। तो तभी अचानक से शियोंग देख पाते हैं कि सुजिन को, और सुजिन ने बताया कि हे शियोंग, और तभी शियोंग बताया कि हे मिस्टर कांग भी यहाँ पर है। मिस्टर कांग आप तो मुझे जानती है ना, मैं भी अब जिस क्लास में पढ़ाते हैं मैं उस क्लास के स्टूडेंट हूँ। तभी मिस्टर कांग हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। तो यून शियोंग का जो मतलब हुआंग है ना, जिस मतलब जो की क्लास में चैटिंग करते हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ आई एम सॉरी, मैं सच में इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो हमारे क्लास में मतलब टीचिंग कर रहा है। तभी मिस्टर कांग भी ये सुनता हुआ बता दे कि थैंक यू, मैं भी ये आशा करता हूँ कि तुम लोग अपनी स्टडी में ज्यादा फोकस रहोगे। वो बताते कि हाँ ये सर। तो फिर वो ये बताते कि बाय द वे सर हम लोग यून हम लोग जो है एक खाना खाने के लिए जाएंगे, क्या सर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे सुजिन के साथ। तभी ये सुनता मिस्टर कांग जो है यूनशुल की तरफ देखने लगता है। यूनशुल उसे इशारा करते लगता है कि नहीं। तभी ये सुनता हुआ मिस्टर कांग कहते हैं व्हाट अबाउट, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगा। ये सुनता हुआ शियोंग बताएगा या ऑफ कोर्स, चलिए फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग जो यहाँ पर कैफे पर चले जाते हैं, मतलब उस जगह पर खाने के लिए चले जाते हैं। हम लोग देख पाते शियोंग जो है यूनशुल को जो है उसकी फेवरेट वो एक देते हैं और बता लेते कि ये यूजुअली
फाइनली तुम्हारे फेवरेट हाल्फ को एक यूनशुल। और इन सारी चीजों को मिस्टर कांग जो है फॉलो करने लगता है। लेकिन यहाँ पर सुजिन जो है वो मिस्टर कांग तो देखता ही रहता है। और यहाँ पर जो शियोंग है वो यहाँ पर मिस्टर कांग को इस चीज के बारे में समझाने लगता है कि यहाँ पर जो यूनशुल है वो जो ग्यून जो आइसलैंड से आए हैं तो वहाँ का लोग ऐसे खाने के ऊपर एक खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर तो यूनशुल उसकी बात को शियोंग की बात को सुनता हुआ सोच लेती कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही बात करे, क्या वो कुछ समय के लिए शांत नहीं रह सकता है। और यहाँ पर शियोंग बता रही कि तो यूनशुल जो है हमेशा ही वो इसी पकड़ से खाते हैं। मिस्टर कांग उसकी बात को सुनता हुआ कहते कि अच्छा मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था। तभी शियोंग बताने लगी कि मैंने जो इस चीज को इससे पहले ट्राई की थी, अगर नेक्स्ट टाइम हो सके तो मिस्टर कांग आप भी ट्राई करना। तभी ये सुनता हूँ मिस्टर कांग फुल मैं भी ट्राई करूंगा। और यहाँ पर सुजिन को वो बताने लगती है हे सुजिन क्या तुम सचमुच एक ड्रीम पिकर रहे हो? तभी सुजिन बताने लगती है कि हाँ क्योंकि मैं कुछ समय पहले खाना खाकर आई थी तो इस वजह से। तभी दोबारा से यहाँ पर जो यून होते बताने लगती है कि देखो सुजिन मैं ऐसे चीप खाना तो नहीं खाती हूँ। सुजिन उसे गुस्सा दिखाकर बताती है कि देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जस्ट मैं अभी अभी खाकर आई हूँ, मैं बहुत ज्यादा फूल हूँ। इधर मिस्टर कांग जो है वो यूनशुल से ये कहने लगते कि क्या तुम जो है ग्यूजे पर रहते थे तो तुम यहाँ पर श्यूल पे कब आए थे? तभी ये सुनते हुए शियोंग बताने लगती है कि यूनशुल जब कॉलेज पर आ गए थे यानी कि कॉलेज जब शुरू कर दी थी तब से वो श्यूल पर ही है। और यहाँ पर यूनशुल उसकी बात को सुनता हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है, वो अपने मुंह को क्यों बंद नहीं कर रहा है। और दोबारा से शियोंग बताने लगती है कि बिफोर दैट यूनशुल जो है उसके ग्रैंडफादर के साथ ग्यूजे पर रहते थे और उसके वो मतलब जो कोटरी होता है वहां से वो उसके नूडल्स को खाने लगते हैं। इसी चीज से वो फ्रस्ट्रेट होकर बता लगती है कि देखो तुम्हें अगर ये चाहिए ना तुम अपने चॉपस्टिक को यहाँ पर लगाना बंद करो, तुम इसे खुद ही लग लो, तुम खा लो इसे। वो गुस्सा दिखाने लगती है। और यहाँ पर सुजिन जो है इन दोनों के ऐसे झगड़े को देखते हुए बताने लगती है कि इन दोनों की बॉन्ड सच में बहुत क्यूट है, क्या ऐसे भी हो सकता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? तभी ये सुनता हुआ शियोंग बताने लगती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हम दोनों जस्ट मतलब हम दोनों बहुत ज्यादा करीबी है। मतलब ये सुनते तो मिस्टर कांग एकदम यूनशुन की तरफ देखने लगते हैं, सुजिन तो यूनशुन की तरफ लगते हैं। और यहाँ पर जो यूनशुन है उसे तो इन सारी चीजों के बारे में पता है तो वहाँ पर बीच में ऐसा चुपचाप है। खैर उसके बाद उन लोगों का जब खाना खत्म हो जाता है तभी ये पर शियोंग बताने लगते हैं कि जस्ट मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक नाइट क्लब है वहाँ पर भी मुझे अटेंड करने की जरूरत है। और अब शूटिंग मेरी कार भी आ गए हैं तो मैं भी यहाँ पर से जा रही हूँ। तो फिर इन लोगों को वो बाय कहते हैं और तभी हम लोग यून को देख पाते हैं जो कि शियोंग को बताने लगते हैं यूनशुन को कि यूनशुन मुझे भी सबसे पहले यहाँ से जाने की जरूरत है। लेकिन यूनशुन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर कांग उसे पीछे से खींचने लगता है। तो वो बताते हैं कि हाँ ठीक है यून तुम चाहो तो वो वहां से चले जाते हैं। तब मिस्टर कांग भी बताते हैं कि हाँ ठीक है। जब वो लोग चले जाते हैं तभी यहाँ पर यूनशुन मिस्टर कांग को बताने लगती है कि मैं भी तो अपने घर जाऊंगी ना। अभी मिस्टर कांग बताने लगती है कि हाँ अगर तुम घर भी जाओगे फिर भी मैं तुम्हें मतलब फॉलो करता ही रहूंगा। तुम्हें तो एटलीस्ट मुझे ये बता देना चाहिए था कि तुम्हारा पहले से एक बॉयफ्रेंड है तो फिर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता। तब ये सुनता हो यूनशुन बताने लगती है कि जो शियोंग है वो मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है और उसके अलावा तुमने उसके इन्विटेशन यानी कि शियोंग का इन्विटेशन को एक्सेप्ट क्यों किया था? तो मिस्टर कांग ये सुनता हुआ बताते कि इसमें फर्क क्या है, हम लोगों ने ये एग्री किया था कि हम लोगों को जो रिलेशनशिप है वो हम लोग कैंपस पर सीक्रेट रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जान पाएंगे। मैं जस्ट अपने स्टूडेंट के सामने नेचुरल रहने की एक्टिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो यूनशुन है वो सोच लेती कि हालांकि मुझे पता है कि ये रियल वेडिंग तो नहीं है लेकिन वो कॉन्वर्सेशन के दौरान इतनी ज्यादा शांत कैसे रह सकते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर कांग उसे कहने लगते हैं कि चलो तुम मेरे कार पे आ जाओ। वो जैसे उसके कार पे बुलाते हैं तभी यूनशुन यही सोच लेती कि मैं जो है कांग जूनियंग से जो है क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और फिर कांग उसके तरफ अपना हाथ को आगे करता है और फिर ये बताता है कि हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब भी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट। तभी ये सुनता हुआ वो भी यूनशुन भी अपना हाथ को आगे कर देता है और फिर बताने लगता है हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो फीलिंग्स है मतलब विदाउट फीलिंग के ये एक रिलेशनशिप है। तो जैसे वो लोग हाथ पकड़ के चलने लगते तभी यहाँ पर यूनशुन वो सोच लेती कि जैसे कि वो इन सारी चीजों को करने के बाद भी अगर शांत रह सकते तो फिर मैं क्यों नहीं रह सकती, मैं भी तो एक ऐसी शादी चाहती हूँ ना। खैर उसके बाद वो जब कार के दरवाजा खोलने लगते मिस्टर कांग और फिर बताने लेते कि मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ जब भी तुम मेरे हाथ को पकड़ रहे हो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो और तुम्हें शायद और भी ज्यादा स्किल होने की जरूरत है क्योंकि तुमने ऑलरेडी 108 बार किस कर लिया है ना। की बात सुनता हुआ यूनशुन सोचने थे कि मुझे जो उसकी बात के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो जो कोई भी बात कर रहे कांग जूनयुंग वो मेरी खातिर कर रहा है, मुझे उसके इन सारे बातों को फॉलो करते हुए कोई भी चोट नहीं पहुंचेगा। और फिर वो कहते हैं कि सॉरी, वही सोचने लगती है कि अगर हम लोग प्रॉपर कपल की तरफ लगते हैं तो फिर ये मतलब इतनी ज्यादा बुरा नहीं। और फिर वो उसके हाथ को पकड़ते हैं कि ऐसे। तभी यहाँ पर यूनशुन बताने लगती है कि नहीं ऐसे नहीं, बेहतर होगा ऐसे, यानी कि दोबारा तरीके से दूसरे तरीके से हाथ को पकड़ते हैं। और फिर वो ये पूछते हैं कि तुम्हें कौन से जो यहाँ पर पकड़ने के तरीके ज्यादा रोमांटिक लगते हैं। तभी यहाँ लोग देख पाते हैं कि कांग भी उसके हाथ को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं और यूनशुन सोच लेती है कि हाँ इस चीज में कोई भी चीज गलत नहीं है बिकॉज ये सब कुछ ग्रैंडफा के खातिर ही हो रहे हैं। फिर उसके बाद यूनशुन जब घर पे वापस आ जाती है उसकी जो दोस्त है इनकी ग्यून वो यहाँ पर उसे मैसेज करने लगती है कि यूनशुन इसका मतलब ये है कि तुम लोग लीगली शादी करेंगे लेकिन ये नॉट डेली मैरिड। तभी यूनशुन उसे कहते हैं कि हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो कि ऐसी है, हम दोनों की यहाँ पर स्टेटस के लिए ये सब कुछ चीजें हैं। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि क्या तुम सचमुच इस चीज से शेयर हो कि मुझे इस बात तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपने प्रॉब्लम से निकल सकते हो, लेकिन क्या ये शादी के बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम आगे आ सकते हैं। तभी ये सुनते वो यूनशुन पूछने की तुम्हारा क्या मतलब है। तो उसके बाद
मुझे बचा लेते कि देखो आई मीन तुम्हारा शादी ये जो तुम्हारे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हो रहा है, यानी कि दोनों के बेनिफिट के लिए हो रहा है, लेकिन जब तुम लोग क्या फ्यूचर में भी ऐसे ही नाटक करते रहोगे हस्बैंड वाइफ की। देखो मिस्टर कांग जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो अपने कदम को एकदम सोच समझ कर ही रखेगा, लेकिन क्या तुम भी अपनी जो कदम को सोच समझ कर ही रख रहे हो? तभी उसके बाद तो सुनता हुआ यून शू सोच रही थी कि तू भी ऑनेस्ट, अगर मैं इस शादी के फ्यूचर के बारे में बात करूं तो मैंने कुछ भी बात नहीं सोची है। क्या होगा अगर यून की बात सच निकलते है? क्या होगा अगर उसकी बातों को यानी कि डिसीजन को मुझे फॉलो करने की जरूरत पड़े इन द एंड? खैरिया से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पर जो यून शू है मिस्टर कांग के पास एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ जाते हैं। उसके बाद यून शू जो मिस्टर कांग को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देते हैं तो मिस्टर कांग बताने थे कि ये कौन सा चीज है। अभी यून शू उसे बताने थे कि तुम अभी जिस चीज को पकड़े हुए हो वो एक एग्रीमेंट की लेटर है, तो तुम एक बिजनेसमैन हो तो तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले एक मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांसफर होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक उसी की तरह जस्ट ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ये लिखा जाता है जब तक नहीं ये पर यून शू जो है ग्रेजुएट हो जाता है तब तक इस चीज को जो इस मैरिज को जो है केयरफुली रखना होगा, मतलब सबके सामने नहीं आना चाहिए। और दूसरी नंबर ये है कि यहाँ पर मतलब जो कैंपस है वहाँ पर स्टूडेंट और एक छात्र की तरह यानी कि स्टूडेंट और लेक्चर की तरह ही रहना होगा। और तीसरी नंबर ये है मतलब उन लोगों का जो खुद का जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चौथा नंबर ये है कि फैमिली के अलावा बाहर किसी के सामने ऐसा नेसेसरी आमने सामने आने की कोई भी जरूरत नहीं, यानी कि थोड़ा सा फिजिकल होने के बारे में बात करते हैं। और पांचवा नंबर ये है कि हमेशा फैमिली के सामने ऐसे गेस्टर होने की जरूरत नहीं है, अफेक्शनली गेस्टर होने की जरूरत नहीं है, और इससे बाहर तो है ही नहीं। और 6 नंबर ये है कि जब यूजुअल की ग्रैंडफादर पास अवे हो जाएंगे तब उन लोगों का ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। खैर तो यूजुअल जो है मिस्टर कांग को ये बता देते कि मैंने इसीलिए इस चीज को किया है ताकि कोई भी पार्टी जो यहाँ पर किसी चीज का डिसएडवांटेज ना उठा पाए। चलो अभी सबसे पहले इसी चीज को पढ़ लो, फिर हम लोग जो इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो भैया मिस्टर कांग कहते अच्छा मैरिज एग्रीमेंट, राइट, ये बहुत अच्छा हुआ। तो इसी चीज को यहाँ पर मिस्टर कांग पढ़ने लगता है और सबसे पहला वाला पॉइंट देख पाता है जहाँ पर वो लोगों की जो शादी है इसे सीक्रेट रखने के बारे में बात है। तो वो बताने लगता है कि तुम यहाँ पर माइट भी मार्शल स्टेटस को ऐड कर पाते थे। और इसी चीज को सुनते हुए यहाँ पर जो शिवनिंग है वो एकदम स्टडी मोड को ऑन करके उसे नोट करने लगते हैं। और यहाँ पर मिस्टर कांग बता रहे थे कि तुम्हारा जो ये फर्स्ट पॉइंट है इससे मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी किसी दोस्त को ये सब कुछ चीजें बता रहे हो तो फिर मैं भी यहाँ पर अपनी दोस्त को बताऊंगा। और उसके बाद मिस्टर कांग सेकंड पॉइंट भी देख पाते कि बिहेव एप्रोप्रिएटली। हाँ मैं भी इस बात से जो है सहमत, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये चीज तुम्हारे ऊपर लागू होना भी चाहिए। वो बताने लगते ये सुनते यून शू कि हाँ आई एम सॉरी कि मैंने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दी। अभी मिस्टर कांग जो है थर्ड पॉइंट को देख पाते हैं जो कि पर्सनल लाइफ के बारे में होती है। तो यून शू बताते हैं कि यूजुअली हस्बैंड और वाइफ वो दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं, एक ही लाइफ बन जाते हैं, तो फिर वो लोग हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है रियल मैरिज नहीं कर रहे, तो इस वजह से तुम्हें जो है मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई भी नजरदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर भी जाऊँ, घूमने जाऊँ या जो कुछ भी करो। ये सुनता हूँ मिस्टर कांग मतलब अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी बॉयफ्रेंड शियोंग के साथ जो है हैंगिंग अप करना चाहते हो, है ना? ये सुनते हुए यून शू बताते कि नहीं ऐसा बात नहीं है। लेकिन मिस्टर कांग जो है फोर्थ नंबर जो एग्रीमेंट है इस चीज से वो डिसएग्री करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग अफेक्शनली नहीं करेंगे तो उन लोगों की फैमिली का जो है उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कैसे आएगा। ये सुनते हुए यून शू बताते कि लेकिन ऐसा तो हर समय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जस्ट सडनली तुमने जब मुझे कल हक किया था, मतलब तुम तो इससे पहले मुझे बता दे सकते थे, है ना? तो मिस्टर कांग समझाने लगते हैं कि देखो ये हमेशा इस प्रकार से नहीं होंगे, हमें कभी कभी कुछ भी चीज ऐसे भी करने पड़ता है। ये सुनते हो यून शू भी बताते देखते हैं हम लोग तो हमारा फैमिली को कभी कभार मिलते हैं, तो फिर हम लोगों को पहले से प्लान करने में परेशानी क्या है। अब ये सुनते हुए मिस्टर कांग कहते अरे बाप रे मैंने तो एक बात कहने के लिए तुम्हें भूल ही गया था। मेरी मॉम ने मुझे ये बताया है कि हम लोगों को शादी करने के बाद हमें जो है अपनी फैमिली हाउस पर ही रहना होगा जब तक ना तुम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो जाते हो। ये सुनते हुए यून शू एकदम से शॉक हो जाती है। और यहाँ पर मिस्टर कांग बताना कि ये एक कंडीशन है जो कि मेरी माँ चाहती है। तभी ये सुनते यून शू बोलती है लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों इस चीज के बारे में नहीं बताया। तभी ये सुनते हो मिस्टर कांग कहते अरे मुझे भी तो कल ही पता चला ना, और इसी वजह से मुझे लगता है कि पॉइंट 4 और 5 को रिमूव कर देना चाहिए। अभी यहाँ पर यून शू को भी कोई रास्ता नहीं होता, कहते कि ठीक है अगर ऐसा ही बात है। तभी मिस्टर कांग कहते कि ठीक है। पॉइंट नंबर जो 6 है ये है कि अगर मतलब तुम्हारा ग्रैंडफादर पास अवे हो जाता है तो फिर हम लोग का रिश्ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि यार तुम्हारा कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं रहेगा। तो तभी यहाँ पर यून शू बदल लेती है अरे फिर एक मिनट, लेकिन 5 नंबर पॉइंट को रिमूव करने की कोई भी क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये नेसेसरी है। अभी ये सुनता हो मिस्टर कांग बता रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या काम करूंगा, क्या तुम यहाँ पर डर रहे हो कि तुम यहाँ पर अगर बह जाओ तो। लेकिन क्या आजकल के लड़कियों लोगों के लिए क्या ये नॉर्मल बात नहीं है? नाउडेज लड़की के लिए यानी कि 18+ लड़की के लिए वो कुछ सोचने लगती है यूजुअल। तभी यहाँ पर मिस्टर कांग बताते कि हे तुम ये क्या सोच रहे हो यूजुअल। तभी वो बोलते कि नथिंग, कुछ भी नहीं। वही पॉइंट 5 तो अभी रहेगा और अभी पॉइंट 4 को मैं चेंज करना चाहती हूँ, यानी कि वो यहाँ पर पॉइंट 5 को चेंज करके लिख देते हैं कि सेमी बेड पर वो लोग नहीं सोएंगे। तो बोलते कि ठीक है। तो यहाँ पर शिवनर बताते कि देखो प्रीवियसली हम लोगों ने इस बात से एग्री हुए थे कि ये शादी सिर्फ बिजनेस के तौर पर होंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बेनिफिट होंगे, कोई भी इमोशन नहीं होंगे। तो फिर तुम्हें जो है अभी इस जगह पर सिर्फ साइन करने
की जरूरत है। हम लोग देख पाते हैं यूनशुन एकदम मतलब जूनियोंग वो साइन कर देते हैं। तो दोबारा से जब यहाँ पर यूनशुन साइन करने जाते हैं तब यहाँ पर मिस्टर कांग बताते हैं कि जब तुम्हारा साइन खत्म हो जाएगा तब तुम अपने आंखें को बंद कर सकते हो। मतलब सॉरी यहाँ पर मतलब यूनशुन जूनियोंग को बताता है। तो जूनियोंग कहते हैं लेकिन क्यों? जूनियोंग जैसे अपने आंखें बंद कर देते हैं यूनशुन जो वो अपनी मतलब वो उसके करीब आते हैं और उसे किस करने जाते हैं, लेकिन जैसे किस करने आते हैं उसका जो टोपी है वो उसके मुंह पर लग जाते हैं और फिर लगने के साथ बोला आई एम सॉरी मैं ये भूल ही गई थी कि मेरे सर के ऊपर जो है टोपी है, क्या तुम ठीक हो? मैं जस्ट यहाँ पर वेडिंग किस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी। अभी ये सुनता हुआ मिस्टर उसका उसके टोपी को खोल देता है उसके सर से और खोलता हुआ किस करते हुए बताने लगता है कि यूजुअली जो ग्रूम्स होते हैं यानी कि जो दुल्हा वही सबसे पहले जो है आगे जाता है किस करने के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोगों को ये बताया जाता है कि उन लोगों का शादी बहुत ज्यादा करीब आने लगता है और प्रिपेयर करना इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है शादी के लिए। कॉन्फर्मेशन बुकिंग मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में बुकिंग करना, फोटो शूट। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं मिस्टर कांग की जो मॉम है वो यहाँ पर यूनशुन को मतलब यूनशुन को मैसेज करके बताता है कि मिस यूनशुन आज जो है आपकी रूम के लिए फर्नीचर देखने के लिए चाहेंगे, तो उसे एक जगह पर 11 AM आने के लिए कहते हैं। और यूनशुन को इन सारी चीजों को देखता वो सोचने थी इन सारी चीजों को इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहे हैं। खैर उसके बाद वो उसकी मॉम के साथ मिस्टर कांग की मॉम के साथ चले जाती है यहाँ पर इन सारी चीजों को देखने के लिए, फर्नीचर, बेड वगैरह वगैरह। यहाँ पर यूनशुन ये सोच रही थी कि ये शादी मुझे ये रियलाइज करवा रहा है, हालांकि ये शादी रियल तो नहीं है लेकिन फिर भी ये जो शादी हो रहे हैं ये एकदम रियल तरीके से होते हैं। यानी कि यहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए ड्रेस भी देखने लगता है, उसके लिए ड्रेस चॉइस करने लगती है, उसके बाद उसे पहना भी देते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। कैरियर से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को जो है मतलब अर्ली मे ऑफ यूनजुन आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। हम लोग यूनजुन को देख पाते हैं जो कि एक बॉक्स को लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। उसके आंटी उसे देखते पाते हैं यूनजुन तुम ये क्या कर रहे हो? वो बताने लगी कि आई जस्ट हेल्प आंटी ए लिटिल बिट, मतलब मैं आंटी को थोड़ी बहुत मदद कर रही हूँ। आंटी बताने लगती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। यूनजुन बता रहे कि ओके क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रही है कि आंटी मेरे लिए बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हैं। तो उसकी आंटी ये बता दे कि बाय द वे यहाँ पर जूनियों कहा है, मैंने तो ये सोची थी कि वो तुम्हारे साथ यहाँ पर आ जाएंगे, मैं तो उसके साथ अभी तक नहीं मिली हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रही है। तुम्हें जो है उसके साथ भाग कर उसे जो है सबसे पहले लाना चाहिए था शादी के एक दिन पहले। और हम लोग यहाँ पर यूनशुन को देख पाते हैं जिसकी चेहरा बहुत ज्यादा उदास जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा एम्प्टी यानी कि खाली और लोनली महसूस हो रही है। तभी अचानक से उसे कोई पीछे से पुकारती है कि हे यूनशुन, और यूनशुन पीछे से घूमते ही देख पाते हैं कि जूनियोंग यहाँ पर चले आते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन यूनशुन जो है जूनियोंग को देखते ही थोड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके सामने आते ही जूनियोंग उसके हाथ से जो है एक बॉक्स को उठा लेता है, बता आई एम सॉरी कि मैंने बिना इन्फॉर्म किए तुम्हें यहाँ पर चले आए हूँ। अभी वहाँ पर उसकी आंटी भी रहती है, वो बताने लगती है कि यू मस्ट बी कांग जूनियोंग राइट। तभी यूनशुन बताने लगती है कि हे जूनियोंग ये मेरी आंटी है सोंगयोंग जिन्होंने मुझे छोटे से एकदम बड़ा किया है। तभी ये सुनता वो जूनियोंग बताने नाइस टू मीट यू आई एम कांग जूनियोंग। तभी जूनियोंग आंटी को बताने आई एम सॉरी आंटी की मैं थोड़ा सा लेट करके आई हूँ। तभी उसकी आंटी बताती है इट्स ओके। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम यहाँ पर आ गए हो। और इसी चीज को देखता हुआ यूनशुन पता नहीं क्यों लेकिन खुश हो जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रात का डिनर का समय आ जाते हैं। वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जूनियोंग को जो है खाने के लिए बिबिम्बाप दिया जाता है और बताता है कि तुमने क्या कभी भी खाया है इसे। तभी जूनियोंग बताने लगती है कि नॉट येट, अभी तक नहीं खाया लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं इस चीज को ट्राई कर पाऊंगा, थैंक यू। तो ग्रैंडफा बताता है कि दैट्स ग्रेट, अगर देखो तुम्हें ज्यादा चाहिए तो तुम फिर पूछ सकते हो क्योंकि सोंगयोन ने बहुत ज्यादा बनाया है। और उसके आंटी जो है यूनशुन को डांटने लगती है कि यूनशुन तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है क्योंकि तुम अपनी बॉडी की तरफ देखो सिर्फ हड्डियां है, अगर तुम कल खुद को देखो तो क्या होगा। तभी यूनशुन बदल देखती है लेकिन आंटी अगर मैं खाकर मोटे हो जाते हो तो फिर मेरे कपड़े फिट भी नहीं होंगे कल। उसके आंटी बदल लेती है कि देखो अगर तुम आज बिबिम्बाप खाओगे तो इतनी ज्यादा ओवरनाइट में कोई ज्यादा मोटे नहीं हो जाओगे। तभी जूनियोंग बदल लेती है कि डोंट वरी आंटी, हम लोगों की शादी होने के बाद मैं यूनशुन को बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड खिलवाऊंगा, सो आंटी जस्ट रिलैक्स। यानी कि यहाँ पर जो यूनशुन उसके आंटी को बदल सी आंटी आपने देखा तो जस्ट रिलैक्स हो जाइए। तो ये सुनते हुए उसके आंटी बदले कि ठीक है अगर जूनियोंग कह रहे तो फिर आंटी रिलैक्स हो सकता है। और अगर यूनशुन उसके साथ फर्स्ट ऑन लव साइड मतलब फील इन लव एट फर्स्ट साइड पर आते हैं तो फिर ये कोई बड़ी मतलब गलत बात तो नहीं है ना। अब ये सुनते हुए जूनियोंग बताने लगते अच्छा सचमुच, लेकिन यूनशुन ने कभी मुझे ये नहीं बोला है। उसके ग्रैंडफादर बताने लगते हैं कि यूनशुन वो ऐसा ही है, वो कभी भी अपनी जो फील कर रहे हैं वो नहीं बताता है लेकिन वो सचमुच अपने दिल से तुम्हें प्यार करते हैं और करता रहेगा। तब ये सुनते हुए यूनशुन देखिए ग्रैंडफा आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडफा कहती है कि ओके ओके चलो सबसे पहले खाते हैं। तभी जूनियोंग ये सुनता हुआ कि यस थैंक यू ग्रैंडफा, एक्चुअली मैं इस चीज को खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं तो इस वजह से शुक्रिया आपका। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं उसकी आंटी और यूनशुन कमरे को ठीक करने लगते हैं। उसकी आंटी बना लेती है यूनशुन क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, मैं अभी डाउनस्टेयर की तरफ जा रहा हूँ और तुमको ज्यादा समय लगा रहे हो इसे ठीक करने के लिए। तभी वो उसकी आंटी को बता लेती है यूनशुन की आंटी आप नीचे जाइए, मैं कुछ समय के अंदर ही नीचे चले जाऊंगी। यहाँ पर जूनियोंग चले आते हैं। तभी उसके आंटी बताती है जूनियोंग तुम थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि अभी भी घर को साफ ही कर रहे रूम को, जस्ट तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी सो जाना है ना। तभी ये सुनता हुआ जूनियोंग कहते हैं कि ये आंटी थैंक यू। तो फिर जूनियोंग यूनशुन को बता लेती है क्या ये तुम्हारा रूम है। तभी यूनशुन बताते कि हाँ यहाँ पर ये मेरा रूम है, आज तुम यहीं पर रहोगे और मैं जो है आंटी के साथ सो जाऊंगी। और आई एम सॉरी कि ये रूम इतनी भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मे बी मैं कल मॉर्निंग पर चले जाऊंगी। तभी
ये सुनता हुआ जूनियंग बताते कि फाइन, और फिर यूनशुंग ये भी पूछते हैं कि तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम आ जाओगे, तो इस मतलब अगर तुम पहले बता देते तो फिर मैं तुम्हारे लिए कंफर्टेबल एक बेड तैयार कर देता। तभी ये सुनता हुआ मिस्टर कांग बताते क्योंकि मेरी जो फ्यूचर वाइफ है वो एक दिन शादी के एक दिन पहले मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया और इसी वजह से मुझे बिना बताए यहाँ पर आने की जरूरत पड़ा। और ये सुनता हुआ यूनशुन कहते हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग, यानी कि आने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये सुनते हुए मिस्टर कांग उसके सर पे चूम लेते हैं और फिर कहते हैं कि गुड नाइट माई प्राइड, यानी कि शादी जो दुल्हन होती है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग शादी के दिन को देख पाते हैं। वहीं पर जूनियंग के जो है दोस्त चले जाते हैं, वो बताते हैं कि जूनियंग यू आर वेडिंग टुडे, तुम्हारा वेडिंग शादी आज है लेकिन तुम मुझे कल लास्ट नाइट बोला था। तभी ये सुनता हुआ जूनियंग बताते कि इसी वजह से तो तुम यहाँ पर हो मिनजुन। तभी वहाँ पर जो उसके दोस्त यानी कि मिनजुन है वो बताता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी शादी कर लोगे। क्या तुम्हारी मॉम ने जो है कल ही एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट सेटिंग नहीं किया था, वो वुमेन कौन है? मिस्टर कांग बताते ये लड़की डेफिनेटली वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैंने कल डेट किया था। तो ये सुनता हुआ मिनजुन कहते तो फिर ये कौन है? तभी फिर वहाँ पर मिस्टर कांग उसे यूनशुंग के रूम तक चले जाते हैं। वहाँ पर हम लोग यूनशुंग के दोस्त को देख पाते हैं जो कि मिस्टर कांग को बताने लगता है कि सॉरी यूनशुंग अभी तक रेडी नहीं हुए। तभी मिस्टर कांग बताते हैं कि मैं उसके साथ थोड़ा बहुत मिलने के बाद ही यहाँ से चले जाऊंगी। तभी वो जैसे यूनशुंग की तरफ देखते हैं, यूनशुंग भी उसकी तरफ देख पाते हैं, मतलब वो यूनशुंग को देखते एकदम से शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। तभी वो देखते कि यूनशुंग लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड बिजनेस पार्टनर की मिनजुन, और मिनजुन इस इवेंट का एमसी है। तभी ये सुनता हुआ यूनशुंग बोले नाइस टू मीट यू, आई एम चॉय यूनशुंग, और थैंक यू हमारे इवेंट की ऑर्गेनाइज करने के लिए, एमसी जिसे कहा जाता है। और उसके बाद मिस्टर कांग जो है यूनशुंग के जो फ्रेंड है यानी कि चा जियोंग उसको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो यहाँ पर जो मिनजुन है वो बताते हैं कि नाइस टू मीट यू ऑल, फाइनली मैं जो है फ्यूचर वाइफ कांग जियोंग के साथ मिल पा रही हूँ। अभी मिस्टर कांग ये कहता है कि जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था तुम्हें मिनजुन, ये शादी बहुत ज्यादा सीक्रेट है तो फिर शांतिपूर्ण से काम करना, ओके? तो ये सुनते मिनजुन कहते कि ओके, और फिर कहते हैं कि मुझे अभी कुछ चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ जो जियोंग है वो भी बताते कि हाँ मुझे भी आंटी बुला रही थी पहले मदद करने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ और तुम दोनों यहाँ पर रिलैक्स करो और फिर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को मतलब ऑर्गेनाइज करो और देखो हंसना मत भूलना, ठीक है? ठीक है। तो वो लोग चले जाते हैं। तभी यूनशुन मिस्टर कांग को बताने देती है कि हमारा फेस में अभी भी बहुत ज्यादा नर्वसनेस है। तभी ये सुनते मिस्टर कांग कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई भी नर्वसनेस महसूस नहीं हो रहे हैं। तभी ये सुनते हुए यूनशुन बता देती है कि ऑफ कोर्स मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डरी हूँ कि अगर हमारा ड्रामा एक्सपोज हो जाता है तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसमें कोई भी आशय नहीं है कि कुछ एंगेज कपल क्यों अपने शादी के दिन जो है भाग जाते हैं, अभी मुझे वो महसूस हो रहे हैं। तभी मिस्टर कांग कहता है कि जैसे कि मिनजुन ने कहा तो फिर क्या हमारा केस को दोबारा से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन अगर मैं तुम्हें किस करूंगी तो फिर तुम्हारा मेकअप तुम्हें दोबारा करने की जरूरत है। और ये सुनते हुए यूनशुन उसे धक्का देकर बताते हैं कि हे काम डाउन, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, तो हमेशा से किस करने के बारे में क्यों बात करो, तुम बहुत ज्यादा प्रेवेंट हो। तभी इसी चीज को देखता हुआ मिस्टर कांग कहते हैं कि नाउ अभी तुम नर्वस नहीं हो, राइट? ये कहते हुए वो वहां से जाने लगते हैं। खैर उसके बाद वो बाहर निकल आ जाते हैं, वेडिंग के लिए वो इंतजार कर रहे हैं और हम लोग देख पा रहे हैं यूनशुन वो अपनी ग्रैंडफा के हाथ को पकड़ते हुए शादी की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी कि आगे की तरफ। वहां पर जैसे वो आते हैं उसकी ग्रैंडफा उन दोनों की हाथ को जो है एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, यानी कि वो अपनी ग्रैंडफा अपनी जो चाइल्ड है उसे दे देते हैं, उसकी मतलब ग्रैंड चाइल्ड जिसे पसंद करते हैं यानी कि प्यार करते हैं। और यहाँ पर रिंग एक्सचेंज करने के माध्यम से उन लोगों के सेरेमनी कंटिन्यूसली रहते हैं। और फिर मिस्टर कांग के जो छोटे भाई है वो बताने थे कि बिग सिस्टर यानी कि बिग सिस्टर यूनशुन और बिग ब्रदर जूनियंग के बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना मॉम? तभी उसकी मॉम भी बता लेती है कि हाँ। और पर जो मिनजुन होता है यानी कि मिस्टर कांग के जो दोस्त है वो बता लेती है अभी उन लोगों का जो है इंटरनल वॉर शुरू होंगे, यानी कि किसिंग के माध्यम से जो होता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट एम तक रहेंगे। तभी ये सुनता हुआ मिस्टर कांग यहाँ पर यूनशुन को बता कि चलो अभी तक हम लोगों ने जो चीज प्रैक्टिस किया उस चीज को दिखाने का समय आ गया है। स्माइल योर एक्सप्रेशन इज टू स्टफ। चलो यूनशुन बताने लगती है कि हम लोगों ने तो प्रैक्टिस किया है लेकिन हम लोगों ने इतने सारे लोगों के सामने तो इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया ना, यानी कि वो लोग धीरे धीरे बात करने लगे। तभी मिस्टर कांग बताते तुम अपने आंखों को बंद करो। जैसे वो अपने आंखें को बंद कर देते हैं यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं मिस्टर कांग उससे किस कर लेते हैं और इसी प्रकार से इन लोगों का शादी यही पर समाप्त हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ प्रॉब्लम के लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ आप लोगों को पता है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।